अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्ट्रिप नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी भी जो मैंने पोस्ट किया था मैंने नावल, तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ आप ना जो गलत सॉन्ग है एक, उसका नाम गलत है, प्लीज़ आप उसको ना थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं गुनगुना लेती हूँ। और ये एक पंजाबी गाना है। मैं पंजाबी सॉन्ग सुनती हूँ, पंजाबी तो मुझे मेरी पंजाबी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ूँगी। ख़बरदार किसी ने उसमें से गलती निकाली तो ऐसे होगी तो नहीं, लेकिन फिर भी चले मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। वरका हौली हौली करके पलट हो रे आए, वरका हौली हौली करके पलट हो रे आए, मैनू लगदा मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रे आए, मैनू लगदा मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रे आए। हो किसे होर दे होना चाहुंदे ने, मैनू झूठा पाना चाहुंदे ने, मैं समझ गई हाँ जिंदगी चों मैनू धक्का देना चाहुंदे ने, मेरे नाल नाले खाली खाली फलक रो रे आए, मेरे नाल नाले खाली खाली फलक रो रे आए, मैनू लगदा मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है, मैनू लगदा मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है। और इसके आगे मुझे ये नहीं आता, थोड़ा सा ही आता है, और प्लीज़ जज मत करिएगा। चले आए अब इस नावल को, जो मैं आज नावल पढ़ने जा रही हूँ, ये एक कंप्लीट नावल है और इसका नाम है राह गुज़र, और इसकी जो राइटर हैं वो है मरियम बीबी, ठीक है। सॉरी एक मिनट, हाँ तो ठीक है, चलो इस नावल को स्टार्ट करते हैं। ये भी एक छोटा नावल है और मुझे नहीं पता है कैसा नावल होगा, ठीक है, बट अल्लाह करे अच्छा नावल हो, क्योंकि मैंने कुछ जो पढ़े हैं वो मुझे अच्छे लगे। लेकिन कोई नावल होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन बाकियों को अच्छा लग जाता है, इसलिए मैं जो है पोस्ट कर लेती हूँ। लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट करती हूँ कि मुझे इतना एडिट नहीं होता कि बाद में इसका यो करो यो करो। मुझे काफ़ी मेरी अच्छी एडिटिंग हो गई है, बट फिर भी अभी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, ठीक है। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। आज उसे वो खुशी मिलने जा रही थी जिसका इसने इंतज़ार किया था। वो गाड़ी चलाते हुए मन ही मन हंसता और मारे खुशी से आंखें छबकता हुआ घर में को पहुंचा। इसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी, क्योंकि आज उसे उसकी मोहब्बत, उसका इश्क जो मिलने वाला था। उसने जो ही दरवाज़ा खोला, लाल जोड़ा, चूड़ियाँ, जेवर सब एक तरफ पड़े थे जैसे वो छोड़ कर गया था, और कमरे में किसी के सिसकने की आवाज़ें आ रही थी। देखो, अब ये पुराने ज़माने की फजूल रसूमात को छोड़ो, बंद करो ये टिपिकल दुल्हन की एक्टिंग और जल्दी से तैयार हो जाओ। मौलवी साहब आते ही होंगे, इतना रोना ज़रूरी नहीं है, आंखें ख़राब हो जाएंगी। फिर इन नशीली आंखों से मुझे कैसे देखोगी जान, ठीक है। वो मुस्कुराए जा रहा था। कम कम गेट अप अर्ली डार्लिंग, फिर तुम्हें तैयार भी होना है। मुझे मालूम है कि तुम लड़कियां कितना टाइम लगाती हो तैयार होने में। चलो शाबाश। इसने इसे कंधे से पर हाथ रख कर कहा, उठो जान। इसने इसका हाथ झटक दिया पर बोली कुछ भी नहीं। देखो, जैसे भी सही, अब तुम मुझे कबूल कर लो, अच्छा होगा। वो जैसे किसी बच्चे को समझा रहा था, साथ ही वो अपने साथ लाए फूलों से बिस्तर भी सजा रहा था। तुम्हें पसंद है ना फूल? इसने पूछा। वो ज़मीन पर बैठी घुटनों पर सर रखे कर रोए जा रही थी, जैसे इसकी बात वो सुन ही नहीं रही हो या फिर सुनना नहीं चाहती हो। तुम्हारी अक्ल अभी तक ठिकाने नहीं आई? वो अपने होंठ दबाते हुए बोला। इसी दम वजीहा के बाल पकड़कर इसे झंझोड़ते हुए बोला। इसकी कराह निकली। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। मार दो मुझे, जान से मार दो। अगले ही पल इस लड़की ने मुंह से बात निकाली। वजदान, जो कि दिल ही दिल में इस बात से मुतमईन हो चुका था कि वो इससे शादी करने को तैयार है, इस बात से इसे परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन हैरानी नहीं, क्योंकि वो एक मशरक़ी लड़की से इस बात की उम्मीद रखता था। अगर यही ड्रामा करना था तो तुमने मुझे हाँ क्यों बोली? बोलो। इसने इसे झंझोड़ा। बताओ मुझे। इसने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सर पर पिस्तौल रखकर मुझसे निकाह कर लोगे और तुम जीत जाओगे? नहीं वजदान अहमद, इतनी जल्दी नहीं तुम जीत सकते। क्या समझते हो तुम? ये जो मुझे आधी रात को मेरे घर से उठाकर दूर किसी अकेली जगह में लाकर सुबह शाम पिस्तौल से डरा कर मुझसे निकाह के लिए राजी करवा लोगे? हाँ, अपने आप को मर्द समझते हो? यही है तुम्हारी मर्दानगी और यह है तुम्हारी मोहब्बत। एक लड़की को इसके माँ बाप की नज़रों में गिरा दिया, इसे समाज में जलील करवाया। किसी लड़की पे दिल आ जाए तो इसका दिल जीतता जाता है, ना कि इसे अजियत देकर इस तरह तोड़ा जाता है। और ये कोई मोहब्बत नहीं, बस हवस है। अगर इस सब को मोहब्बत कहते हैं तो लानत हो ऐसी मोहब्बत पर। वो एक ही सांस में बोलती जा रही थी और वो खामोश सुन रहा था।
جیسے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، وہ بات ختم کر کے روتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا اور جیب سے پستول نکال لی۔ وہ نڈر اس کی طرف دیکھ رہی تھی پر بولی کچھ نہیں۔ ٹھیک کہا تم نے، محبت حاصل کرنے کے لیے پستول بیچ میں لانا کہاں کی مردانگی ہے۔ اچھا، مجھے اس طرح کے ہیرو بہت برے لگتے ہیں، یہ جو کڈنیپنگ بیس والے ہوتے ہیں، مطلب مجھے نہیں پسند یہ والے ہیرو جو اس طرح والے ہوتے ہیں۔ ہاں تھوڑے روڈ اچھے ہوتے ہیں بٹ یہ اس طرح والے نہیں۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ وہ پستول بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولا، چلو مانا کہ پستول سے نہیں ڈرتی تم، ٹھیک ہے بھائی، نہیں ڈراؤں گا آج کے بعد۔ اس نے زور سے دروازے کو لات مارتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی بات غور سے سنے جا رہی تھی، کوئی اندازہ نہ تھا کہ اگلے پل وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے اور قریب آ گیا۔ وہ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی پر وجدان کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر سہلانے لگا اور ایک شیطانی سی مسکان ہونٹوں پر سجائے تھا۔ جیہا کو آنے والے کسی برے لمحے کا احساس ہونے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ڈر سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، محبت حاصل کرنے کے لیے پستول بیچ میں لانا کہاں کی مردانگی ہے۔ اس سے چھوٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی پر اس کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شیطانی مسکان ہونٹوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ زوروں قطار رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، کیوں میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہو۔ بے بسی کی حالت میں بولے جا رہی تھی اور وہ وہیں بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش، کوئی آرزو نہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے صرف تم سے مطلب ہے، میرا یقین کرو میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا، بالکل اس کے پاؤں میں، جیسے کوئی فقیر صدا دے رہا ہو اور اسے بھیک نہ ملنے پر اس کی حالت ہو، جیسے کوئی بچہ اپنی بات منوانے کی ضد کر رہا ہو۔ میرا یقین کرو میں تمہارے ساتھ حلال اور نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وجدان نے وجیہہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ تمہاری نظر میں پاکیزگی ہے؟ کبھی پستول دکھا کر تو کبھی عزت پامال کرنے کی دہشت سے ایک لڑکی کو کمرے میں بند کر کے اس کے قریب آتے ہو۔ اس نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری عزت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا اور نہ ہی ایسی گھٹیا حرکت میں کر سکتا ہوں، اتنا بھی بغیرت نہیں ہوں۔ یعنی مانتے ہو کہ تم بغیرت ہو؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا، نہایت ہی گھٹیا اور کمزرف قسم کے انسان ہو تم، جو کسی کمزور لڑکی کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ بے انتہا محبت کرتا ہوں تم سے، پلیز میرے جذبات کو سمجھو۔ میرے پاس تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں تمہاری محبت میں بالکل اندھا ہو چکا ہوں، بھلا چکا ہوں کہ میں خود کون ہوں، میرا خاندان، میری پہچان، میرا گھر، سب کچھ بھلا دیا۔ میں وہ کوشش کر رہا ہوں جس سے بس تم حاصل ہو جاؤ۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کیے جا رہا تھا، جیسے اس کی آگ اور بھڑکتی جا رہی تھی۔ لیکن تم مجھے پسند نہیں ہو، وجیہہ نے انکار کرتے ہوئے بول ہی دیا۔ ایک بار میرا ساتھ اپنا لو، محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی اور مجھے پورا یقین ہے تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، اس نے کہا۔ دونوں کی تکرار جاری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہ اچانک علی وجاہت کا دوست کا فون آیا۔ ہیلو، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا، کہاں ہو تم؟ یار میں کب سے گھر کے باہر ویٹ کر رہا ہوں، قاضی صاحب کو اور بھی نکاح کے لیے جانا ہے۔ ہاں یار میں کال کرنے ہی والا تھا تمہیں۔ فون پر بات کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک دم سے اپنی طاقت کھوتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، جیسے کوئی بہت بڑی جنگ لڑائی سے تنگ آ گئی ہو۔ یہ اس میں غلط لکھا ہے، لکھے غلط ہوا، ٹھیک ہے، میری ریڈنگ اچھی ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور اس لال جوڑے زیورات اور پھولوں سے سجی سیج کو اداسی کے ساتھ دیکھنے لگی۔ وہ من ہی من میں یہ سوچنے لگی کہ اس کے اتنے دن غائب رہنے پر ممی کا کیا حال ہوا ہوگا، کیا ممی کو خبر ہوگی بھی یا نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ اداسی سے پورے کمرے کو تکتی جا رہی تھی اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتی جا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر بیڈ پر پڑے پستول پر پڑی۔ یار مجھے لگتا ہے میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، محبت تو نہیں۔ وہ صاف لفظوں میں مجھ سے اظہار نفرت کرتی ہے۔ وہ علی جو اس کا قریبی دوست تھا کے ساتھ نیچے بیٹھک میں اپنی پریشانی بتا رہا تھا۔ یار کوئی زیادتی نہیں کر رہا تو، لڑکیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، اگر تو تھوڑا سا بھی اسے اپنا پیسہ دکھائے گا تو وہ باقی لڑکیوں کی طرح وہ بھی تیرے سامنے پیش ہو جائے گی۔ علی نے مکاری سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایک تو یہ کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں نا، خبیث نہ ہو تو کتنی گھٹیا اس کو مشورہ دے رہا ہے۔ بات تو تیری ٹھیک ہے مگر میں اس کے ساتھ وقت گزاری نہیں کرنا چاہتا، مجھے اس سے محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے نکاح کر کے اپنی فیملی بناؤں، وہ مجھ سے اور میں اسے بے شمار پیار کروں۔ وجدان نے ایک عجیب سی چمک آنکھوں میں لیے کہا، یار تجھے کوئی عورتوں کی کمی ہے؟
تیرے ایک اشارے پر لائن لگ جائے گی، اور تو ہے کہ ایک معمولی سی لڑکی جس کے پاس نہ حسن ہے نہ دولت ہے، کیوں تو اس کے پیچھے خوار ہو رہا ہے میرے بھائی؟ چل ایک کام کر، تجھے اس کے ساتھ پیار ہی کرنا ہے تو۔ وہ آنکھ دبا کر بولا، بس کر علی، تو نے کہا تھا اسے اٹھا لا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہوا؟ اوکے، تو یہ گھٹیا آئیڈیا اس کے دوست کا ہی تھا، اور اب تو چاہتا ہے کہ میں بغیر نکاح کے اس کی عزت خراب کر دوں۔ وجدان نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، لے بھائی، تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے یہ کام تو پہلی بار کر رہا ہے۔ اور یہ تنگ آ کر کہا، ڈونٹ ٹیل می کہ یہ وجدان ہمارا ہیرو ہوگا، اتنا گھٹیا ہیرو۔ وہ کب سے اسے آئیڈیا پر آئیڈیا دیے جا رہا تھا، مگر وہ اس کی بات سن کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دوست، وہ لڑکی دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، وہ الگ ہے سب سے، اسی لیے تو میرا دل اس پر آیا ہے، اور اگر میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو وہ پھر کبھی مجھ سے پیار نہیں کرے گی، وہ پھر ساری عمر مجھ سے نفرت کرے گی۔ اور تو جانتا ہی نا کہ جس سے ہم محبت کریں وہ ہم سے نفرت کرے تو دل پر کیا گزرتی ہے، اس لیے میں اس کی نفرت قبول نہیں کر سکتا۔ بس۔ وجدان اپنی بات مکمل کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو جا، باقی میں دیکھ لوں گا، میں کہیں نہیں جا رہا، میں نیچے ہی رہوں گا، سمجھا تو؟ علی بھی اسی کا دوست تھا، آخر اسے کیسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ مر پھر۔ وجدان کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کمرے سے نکلا ہی تھا کہ وجیہہ نے دروازہ بند کر دیا اور جلدی سے بیڈ پر پڑے پستول کو اٹھا لیا۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے چلتا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، اسے ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ یاد تھا کہ خودکشی حرام ہے۔ پھر اس کے دماغ میں نے کہا، اپنوں کو رسوا کرنے سے تو موت ہی بہتر ہے۔ پھر اس کا دل بولا، نہ وجیہہ نہ، جس کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو کون ہوتی ہے وہ کام کرنے والی؟ اس کا دماغ بولا، وجیہہ گولی مار لے خود کو، کم سے کم اس ہوس کے مارے انسان کے نام پر حیوان سے تو بچ جائے گی۔ دل اسے منع کر رہا تھا، جب کہ دماغ اسے اکسا رہا تھا۔ اس لڑکی اسے دل اور دماغ کی لڑائی میں وہ کس کی سنتی؟ دونوں تو اس کے اپنے تھے۔ آخر کار اسے فیصلہ کر لیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ ابھی اپنے آپ کو شوٹ کرنے والی ہے، ابھی تو ناول شروع ہوا ہے، پھر اس کے آگے ہوگا کیا؟ وجدان جلدی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کا دل پتہ نہیں کیوں گھبرائے جا رہا تھا۔ وہ ابھی دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اسے ٹھوکر لگ گئی، اور وہ دوبارہ اٹھا اور دروازہ کھولنے لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اندر سے لاک ہے، وہ جلدی سے ساتھ والے کمرے میں گھسا اور اس کمرے کی ملحقہ کھڑکی سے، جو اندر سے اس کمرے کے بیڈ سائڈ پر کھلتی تھی، سے کمرے میں آیا۔ آگے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹکا، اس کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ وجیہہ کو آج یونیورسٹی آتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اوکے، تو یہ اس کا پاس چل رہا ہے، مگر اس کا دل ابھی تک یونی میں نہیں لگا تھا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن ہی سب اس کی ذہانت کے گن گا رہے تھے، سبھی اس کی قابلیت کی وجہ سے اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے، مگر اسے زیادہ دوست پسند نہ تھے۔ اس کی نیچر ہی ایسی تھی، وہ سب سے ہی اچھے سے ملتی تو تھی، مگر اس کی دوستی کسی سے بھی نہ ہو سکی تھی۔ اسے لے آنے اور لے جانے کی ذمہ داری اس کے ڈرائیور کی تھی۔ اب بھی وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پریشان سی پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ آج کا سارا دن تو بہت اچھا تھا، مگر اب 2 گھنٹے سے ڈرائیور کے انتظار میں تھی، اور وہ تھا کہ آنے کو نہیں دے رہا تھا۔ بدقسمتی سے آج وہ اپنا سیل فون بھی ساتھ لانا بھول گئی تھی، اور اب جی بھر کر پچھتا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی غلطی کر کے پچھتاتی رہتی تھی۔ اسے اپنی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ پارکنگ ایریا تقریباً خالی ہو چکا تھا، اور یہی بات اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہی سوچوں میں گم تھی کہ کسی نے اسے آواز دی، مس، آپ ابھی تک اپنے گھر کیوں نہیں گئی؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ آواز پر وجیہہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہینڈسم سا لڑکا، آنکھوں پر کالے رنگ کی سن گلاسز لگائے، اسی سے مخاطب تھا، اور اب اسے دیکھتے ہوئے اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میرا ڈرائیور ابھی تک مجھے لینے نہیں آیا، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ آنکھیں تھی کہ کسی بھی وقت چھلک پڑنے کو تیار تھی۔ وجدان نے بغور اس پریشان سی لڑکی کا جائزہ لیا تھا، جو نہ جانے کیوں اسے بہت اپنی سی لگی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی کسی خوبصورت لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، مگر اسے وہ ان سب سے الگ لگی تھی، اور وجدان اکرم کو تو ہمیشہ سے ہی الگ چیزیں اٹریکٹ کرتی تھی، تو وہ بھی اسے اٹریکٹیو لگی، جو ہمیشہ کبھی پڑھتے تو کبھی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی رہتی نظر آتی۔ وہ کاٹن کے ہلکے سبز رنگ کے کپڑے پہنے، سفید رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھے ہوئے تھی، گہری کالی آنسوں بھری آنکھیں جو مخالف کو لمحوں میں اپنا اسیر بنا لیں۔ وہ اسے سادگی میں بھی اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ تو آپ اپنے گھر کال کر لیں، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ ہو جاتی ہے دیر اکثر پریشان مت ہوں، اس نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ اپنی طرف سے تو اس نے اس کا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، مگر وجیہہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتی بھی کیا، اسے اپنی لاپرواہی کی داستان سناتی، اس لیے چپ ہی رہی۔ کیا ہوا، نمبر نہیں ہے کیا آپ کے پاس گھر کا؟
वजदा ने खामोश खड़ी वजीहा से पूछा, नहीं, वो आज मेरा फ़ोन घर रह गया है। वो इतनी आहिस्ती से बोली थी कि वो मुश्किल से ही इसकी पूरी बात सुन चुका था। ओह, तो कोई बात नहीं, आप मेरे फ़ोन से घर कॉल करके ड्राइवर का पता कर लें। वो अपना सेलफोन इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। नहीं, मैं कैसे? वो बमुश्किल बोली। जब वो बोल पड़ा, अरे ऐसे, इसने मोबाइल का लॉक खोलकर दे दिया। वजीहा ने हैरानी से इस लड़के को देखा था जो कभी इससे बात नहीं करता था, आज कैसे इसकी मदद कर रहा था। बहरहाल वो इस बारे में बाद में सोचेगी, इसलिए इसने इससे फ़ोन ले लिया। घर के नंबर पर कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था तो इसने अपने सेल फोन पर कॉल की थी। अब की बार हस्बे तवक्को रिदा ने कॉल उठा ली थी। रिदा से बात करने के दौरान ही इसकी नज़र गेट से अंदर दाखिल होती अपनी गाड़ी पर पड़ी थी। ड्राइवर आ गया है, मैं घर आकर बात करती हूँ। इसने झट से फ़ोन बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। वो फ़ोन इसको वापस थमाते हुए बोली थी। इसने अपना नंबर डिलीट ही नहीं किया था और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी तो वो भी सर झटक कर अपनी गाड़ी की तरफ आ गया जहाँ इसके दोस्त कब से इसका इंतजार कर रहे थे, इसकी कामयाबी की खबर का। और वो मुस्कुराता हुआ इन्हें अपना कारनामा बता रहा था। फल्ला, इतना ये छोड़ो, आ देते हैं। इसलिए कहते हैं कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। रिदा और वजीहा दो ही बहनें थीं। इनके वालिद आर्मी में थे। इनके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। इन्हें इनकी माँ ने बगैर किसी सहारे के पाला था। रिदा की शादी इसके फूफीजाद से हो गई थी। इसका घर भी वजीहा और रिजा बेगम के घर के साथ वाली गली में था। चूंकि अरमान नौकरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था इसलिए पुप्पो और वो सारा दिन इनके घर और रात अपने घर गुजारती थी। रानिया बेगम की बस यही ख्वाहिश थी कि काश इनका बेटा जिंदा होता तो वो अपनी वजीहा को अपनी बहू बना लेती, मगर जो किस्मत को मंजूर था वही होना था। वजदान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बेजा लाड प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया था। वो हर वो चीज़ हासिल कर लेता जो इसे भाती थी और यही रवैया वो इंसानों के साथ भी करता था। इसे जो भी लड़की अच्छी लगती वो इसे अपनी गुलाम बना लेता और बाद में जब इसका दिल भर जाता तब इसे छोड़ कर नई तलाश में लग जाता। कुत्ता हीरो, इसे हीरो कहते हैं। जलील इंसान है बिल्कुल ही। अगर आपने किसी को मेरे कमेंट्स बुरे लगे हो तो सॉरी, ठीक है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है इस हीरो पे। और अब ये नॉवल मतलब मैं छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि पढ़ना है, मुझे देखना है आखिर क्या होगा। चलो देखते हैं। इसकी इसी आदत से परेशान होकर इकरा बेगम और अकरम साहब इसे बकौल इनके अकेला छोड़कर लंदन चले गए थे, जबकि ये बात दुरुस्त ना थी। इसकी शामें क्लब में और रातें लड़कियों की बाहों में गुजरती थी। इसने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद की थी। इसकी शक्ल ही थी कि इसके स्कैंडल सुनकर भी लड़कियां इस पर मरती थी और वो इनके जज्बातों से खेलता रहता। ये कहते हैं ना कि इसकी शक्ल अच्छी हो लाजमी नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छा ही हो। बकौल इसके औरत तो है ही पैर की जूती, एक से दिल भरे तो दूसरी ले लो, फिटने मुँह तुम्हारे। मगर शायद इसे मालूम ना था कि जो जूती ही इसे गंदगी से बचाती है, इसे कांटों पर चलने के काबिल बनाती है, अगर वही जूती मुंह पर पड़ जाए तो मर्द किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। जिया कहाँ हो तुम? रिदा चिल्लाती हुई इसे पुकार रही थी। आप ही वॉशरूम में हूँ। वजीहा ने आवाज़ लगाई। जिया जल्दी आ, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। रिदा ने अपने पैर ऊपर करते हुए कहा। जी बोलें। वजीहा बाथरूम से निकलकर तौलिए से हाथ पहुँचती बाहर निकली। बात सुनो मेरी गौर से। रिदा ने इसे अपने पास बिठाते हुए कहा। जी बोलें आपी। जिया, मामा ने मुझे कहा था। आपी प्लीज़, अगर आप इस रिश्ते की बात करने आई हैं तो जिया मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि एक नया रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। बात सुन ले। लड़का यूके में सेटल है। इसकी 3 बहनें और 4 भाई हैं। माँ बाप नहीं है। इतने बच्चे पैदा करने के बाद कौन जिंदा रह सकता है? वजीहा बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? नहीं तो मैं क्या कहूँगी? वजीहा ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। अच्छा, मामा कह रही थी कि तुम एक बार। हाँ, मामा कह रही हैं एक बार लड़के वालों से और लड़के से मिल लो, बात कर लो। अगर तुम्हारा मिजाज इनके साथ मिलता है तो खैर से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। और मैं कहूँगी कि मामा मेरी पढ़ाई, तो कहेंगी बस और कितना पढ़ोगी? तुम्हें हमने बहुत पढ़ा लिया है। अपनी बहन को देखा, 10 पढ़कर ही घर संभालने लग गई और तुम हो के BS करके भी आगे की पढ़ाई का सोच रही हो। मामा मुझे पढ़ना है तो कहेंगी बेटा तुम इतना तो पढ़ ही चुकी हो कि निकाहनामे पर साइन कर सको, और आगे पढ़ना ही है तो शादी के बाद पढ़ लेना। अब इन्हें कौन समझाए कि हर कोई मेरे बाबा जानी जैसा नहीं होता। शादी के बाद बच्चे पैदा करूंगी या पढ़ूंगी। इसकी बात दरमियान में ही रह गई जब रिजा बेगम ने इसका कान पकड़ लिया और रिदा खी करने लगी। नालायक, शर्म नहीं आती अपनी माँ की नकल उतारते? इन्होंने खफकी से कहा और इसका कान और मड़ोड़ा। उफ मामा जानी, कान छोड़ दे मेरा। अगर कान टूट गया तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। इसके कहने की देर थी कि इन्होंने इसका कान छोड़ दिया। हेलो, कौन बोल रहा है?
वजीहा ने कोई 10वीं बार फ़ोन उठाकर कान से लगाते कहा, और हर बार की तरह इस बार भी जवाब निदारा था। जब बोलना ही नहीं तो कॉल क्यों की? नॉनसेंस, इसने कॉल कट करके कहा। वो पढ़ने बैठी थी जब इसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। इसे डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसलिए इसने फ़ोन बंद कर दिया। काफ़ी देर बाद जब वो पढ़ चुकी तो इसे फ़ोन की याद आई। इसने साइड टेबल से मोबाइल उठा लिया। इसने मोबाइल ऑन किया ही था कि फिर से कॉल आने लगी। इसने बेजारिया से फ़ोन उठाया और टेक लगा ली। अब की बार इसने हेलो भी नहीं कहा था। वो कॉल काटने लगी थी जब इसे दूसरी जानिब से अनजान आवाज़ सुनाई दी, हेलो हेलो वजीहा। अब इसकी हैरत की इंतहा ना रही कि कॉल करने वाले को इसका नाम कैसे पता चला। वजीहा, आप सुन रही हो? अगले बंदे ने दोबारा कहा कि मुबादा वो मोबाइल ऑन करके सो तो नहीं गई। वो हैरान हो गई थी। वजीहा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आखिर वो पूछ ही बैठी। कम ऑन, आज के दौर में नाम नंबर पता मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है। वो बंदा इसकी बात पर शायद हंसा था। जी दुरुस्त फरमाया आपने, मगर मेरा नाम नंबर और पता करना बहुत बड़ी बात है मिस्टर। अब जल्दी से बताओ तुम कौन हो। वजीहा ने यह कह कर तो गोया बात ही ख़त्म कर दी। ओके वजीहा, फिर कल मिलते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में। मैं अपना ख्याल रखना, इसने कहकर कॉल कट कर दी। जबकि वजीहा इसके अल्फाजात पर गौर करती रह गई। पता नहीं कौन है जिसे मेरी यूनिवर्सिटी का भी पता है। वो अपनी सोचों में गुम थी जब रिजा बेगम ने इसे खाने पर आवाज़ दी और वो उठ खड़ी हुई। खाना खाते वक्त भी वो इसी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कौन है ये बंदा। अगर इसने मेरा रास्ता रोका या हमसे तंग किया तो मैं क्या करूँगी। वो प्लेट में ऐसे ही चम्मच चला रही थी जब रिजा बेगम ने इसे आवाज़ दी, क्या वजिया, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? इन्होंने इसे हिलाकर पूछा। जी मामा जानी, कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अगर आप बिरयानी ना बनाती तो मैं इतनी मोटी ना होती। इसने मजाक से कहा। चल पगली कहीं की, तुम कहाँ से मोटी हो? वो इसे कहकर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई और वो भी चुपचाप खाना खाकर बर्तन धोने लग गई। सोने तक इसके जहन से फ़ोन वाली बात बिल्कुल हट चुकी थी। सुबह वो यूनी के लिए तैयार हो रही थी जब रिदा इसके कमरे में आई। जिया, तुम जा रही हो? रिदा ने बेतुका सा सवाल पूछा। जी आपी, क्यों ना जाऊं? इसने नागवारी से कहा। नहीं जाओ तुम, मैं रोकने वाली कौन होती हूँ तुम्हें? रिदा ने बेड से इसके कपड़े उठाते हुए कहा। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि तुम आते वक्त मेरे लिए एक घड़ी लेती आना। इन्होंने अपने दुपट्टे के साथ बंदे पैसे निकाल कर कहा। आपी, अभी मैं कल ही तो आपके लिए वॉच लाई थी, आपने देखी नहीं? वजीहा ने अलमारी में से डब्बा निकाल कर इसे दिया। वाह वाह जिया, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे घड़ी की ज़रूरत है? रिदा ने इसे गले से लगाकर कहा। आप ही, मैं आपकी बहन हूँ, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आपको वॉच चाहिए, इसलिए कल यूनी से लौटते वक्त ले आई थी। वजीहा ने मुस्कुरा कर कहा। जिया, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी जैसी बहन हर किसी को दे। रिदा ने प्यार से इसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहा। आमीन। रिजा बेगम भी कमरे में आते हुए बोली। वजीहा बेटा, तुम अभी तक गई नहीं? रिदा बेगम जो किसी काम से रिजा बेगम के पीछे आई थी। रानिया बेगम जो किसी काम से रिजा बेगम के पीछे आई थी, इसे देखकर बोली। जी फुप्पो जान, बस अभी निकलने ही वाली थी, आपकी बहू मुझे लेट कराने आ गई, इसने इनसे मिलते हुए कहा। अच्छा, मेरी बेटी तुम्हें देर करवाती है? इन्होंने इसके सर पर हल्की सी चिपक लगाकर कहा। उफ हो बुआ, आप भी ना किसी काम की नहीं है। भला बहू को कोई इतनी ढील देता है? अगर वो कुछ मांगे तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि 2 थप्पड़ लगाकर इसे चुप कराने का, जबकि आप ही इन्हें सर पर चढ़ा रही है। एक तो मेरा बहनोई है बेचारा, इसका इतना खर्चा कराती है मोहतरमा, भला 2-4 होते तो। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, रिजा बेगम ने एक धमुक्का इसकी कमर पर जड़ा। बेचारी जिया तिल मिलाकर रह गई। भला इस मासूम ने गलत भी क्या कहा था? पर इन्हें मारने वाली माओ को कौन समझाए? इससे पहले कि वो शुरू हो जाती, वजीहा ने बैग उठाकर भागने की जबकि वो तीनों हंसी से लोटपोट हो गई। वो अभी यूनिवर्सिटी पहुंची ही थी कि बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचती बचाती राहदारी में आई, जहां सामने से आते वजदान से टकरा गई। ओ मिस, कहाँ गुम है? वजदान ने इसका बखौफ जायजा लेते हुए कहा। कुछ नहीं, बस वो बारिश से बच रही थी। वजीहा ने वजाहत दी और आगे बढ़ गई, और वो पीछे से इसे मुस्कुराता हुआ देखता रहा, तब तक देखता रहा जब तक वो इसकी आंखों से ओझल ना हो गई। वजीहा बैग में से बुक्स निकालने लगी जब इसे एक ख़त मिला। इसने ख़त खोला ही था कि इसकी आंखें हैरत से फैल गई। मुझसे कैंटीन में आकर मिलो, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर देर की तो तुम्हारी क्लास में ही आ जाऊँगा, समझी? तुम्हारा नाम, पता और नंबर जानने वाला, अजनबी कम अपना। हा। अल्फाज ख़त्म हो चुके थे और इसके साथ ही वजीहा को लग रहा था कि इसका दिल भी बंद हो गया है। आखिर कौन है ये जो इसका नाम पता भी जानता है? इसी सोच को लिए वो धड़कते दिल के साथ बाहर निकल आई। इसके कदम बड़ी तेज़ी के साथ कैंटीन की जानिब जा रहे थे। वो कैंटीन पहुंच चुकी थी। काफ़ी रश होने की वजह से वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो ना पाया। तभी इसे
धक्का लगा और वो गिरते गिरते बची। वो संभली ही थी कि इसे अपने पैरों के करीब एक लिफाफा मिला। इसने जल्दी से उठा लिया। इस पर कुछ लिखा था। वो हजूम से उनसे परे दरख्तों के बीच आई और लेटर खोलकर पढ़ने लगी। डियर वजीहा, मुझे खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने आई, मगर मैं अभी तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे लिए लेटर लिखा। तुम क्लास के बाद मुझे पीछे वाले ग्राउंड में मिलो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और अगर तुम ना आई तो शाम 4 बजे जब तुम अपने कमरे में खिड़की खोल कर पढ़ रही होती हो तब तुमसे मुलाकात करने आ जाऊंगा। फिर ना कहना खबर ना हुई। तुम्हारा अजनबी। वजीहा का इसकी बात सुनकर दिमाग फक से उड़ गया। वो जल्दी से क्लास से अपना बैग लाई और वो पिछले ग्राउंड में आ गई। इसे आए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि वो मुंह पर निकाब करके इसकी जानिब आ गया। हाय वजीहा। वजीहा जिसकी इसकी तरफ पीठ थी, इसकी आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी। तुम तो इतनी जल्दी आ गए। वो हंसा था, जबकि वजीहा को इसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वजीहा ने इसका सर से पैर तक जायजा लेते कहा। वजदान हूँ मैं और तुम्हें चाहता हूँ। वजदान ने मुंह पर से निकाब उतार कर कहा। आप? वजीहा इसका चेहरा देखकर घबरा गई। जी हाँ मैं। वो मुस्कुराया। ओह, तो आप मुझे कल से तंग कर रहे थे, मगर आपको मेरा कैसे पता चला? नंबर और घर का? वजीहा ने परेशानी से कहा। अरे तुम शायद भूल रही हो कि तुमने उस दिन मेरे मोबाइल से कॉल की थी और घर का मुझे तुम्हारे पीछा करते करते पता चल गया। वो इसे हैरानगी में देखकर महसूस हुआ। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वजीहा ने नासमझी से पूछा। अरे मासूम लड़की, एक जवान खूबसूरत लड़का एक खूबसूरत लड़की का पीछा भला क्यों करता है? क्योंकि उसको मार खाने का दिल होता है। इसने इसके सर पर चिपट लगाई। क्यों करता है? इसे अभी भी वजदान की बात समझ में नहीं आई थी। अरे मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपके पीछे आया था उस दिन। वजदान ने इससे सारी बात कह दी थी और अब इसके जवाब का मुंतजिर था, जो उसे हैरानगी से देख रही थी। कब और कैसे? वजदान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? इसलिए मैं उस दिन आपसे बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि तंग ज़हन इसलिए आपके पीछे आया था उस दिन। वजदान ने अच्छा यहाँ से मैं इसलिए मैं उस दिन आपसे बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि तंग ज़हन लोग 2 पल की बातचीत को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। वो कुछ बोलने लगा जब इसने हाथ के इशारे से रोका। देखें वजदान, एज अ सीनियर मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर मुझे ऐसे आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है, इसलिए आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। वो कहकर जैसे आई थी वैसे ही चली गई, जबकि वो इसे जाता हुआ देखता रहा। वो घर पहुंची ही थी जब इसे बाहर के दरवाजे पर निम्रा मिल गई। निम्रा इसकी खालाजाद बहन थी, जो कि 2 साल पहले ही हल्के हकीकी से जा मिली थी। निम्रा मिली थी और निम्रा के वालिद और इसकी भाभी ने ही इसे संभाला था। भाई अजदान काम के सिलसिले में दुबई गए हुए थे। वालदा की वफात पर भी वो पहुंच ना सका था। वजीहा बहुत खुश होकर इसे देखकर और पाँव दबाते हुए इसके पीछे खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर मुस्कान वाज़ेह थी। बू, वजीहा ने निम्रा के कान के पास कहा। निम्रा जो अपने ध्यान में खड़ी थी, इसकी आवाज़ से बुरी तरह घबरा कर पलटी। उफ जिया, तुम हो? तुम्हें ज़रा अंदाज़ा नहीं कि मुझे अपनी बड़ी बहन को डराते हुए मुझे कितना सुकून मिलता है। वजीहा ने इसकी बात काट कर इससे लिपट कर कहा। तुम कभी नहीं सुधरोगी, निम्रा ने इसे परे करते कहा, और वो दोनों घर में दाखिल हो गई। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया और खाने के बाद निम्रा सो गई और वजीहा अपना पढ़ने बैठ गई। काफ़ी देर पढ़ने के बाद जब वो लेटने लगी तब इसका मोबाइल रोशन हुआ। इसने मोबाइल उठाया ही था तो इस पर 15 से ज़ायद मैसेजेस आए थे। इसने बगैर पढ़े ही डिलीट कर दिए और सोने लेट गई। वो रात में उठी तो निम्रा को जागता पाकर मुस्कुराई। वो भी इसे देखकर मुस्कुराई। वजीहा, एक बात पूछूं? निम्रा ने इसे बगौर देखते कहा। हाँ पूछो। इसने सरसरी से कहा। यह वजदान कौन है जिया? कौन वजदान? इसने नासमझी से कहा। और तुम्हें कैसे पता? जिया, तुम सो रही थी, तब तुम्हारा फ़ोन मुसलसल बज रहा था। मैंने कॉल अटेंड की तो कोई वजदान था, इसलिए पूछ रही थी और बहुत परेशान सा था तुम्हारे फ़ोन न उठाने पर। इससे अब सच बताना माजरा क्या है? निम्रा ने आईब्रोज उचका कर कहा और वजीहा ने गहरी सांस लेकर इसे सारी बात बता दी कि कैसे उस दिन इससे हेल्प ली और आज तक की सारी बात बताकर चुप हो गई। तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता क्या जिया? निम्रा, अच्छा लगे या ना लगे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे अभी पढ़ना है और मैं अभी इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे अपना कैरियर बनाना है, इसके बाद कहीं जाकर शादी का सोचूंगी। वजीहा ने गोया बात ही ख़त्म कर दी। मगर खाला तो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं और इसलिए तो इन्होंने मुझे बुलाया है। निम्रा ने इसके सर पर बम फोड़ा। क्या मामा जानी क्या सोच रही हैं? वो उठकर कमरे से बाहर निकली। इसे आज किसी भी हाल में शादी की बात से तो पीछा छुड़ाना था। वो अभी इनके रूम की तरफ बढ़ी ही थी जब इसे इनकी और रानिया बेगम की आवाज़ सुनाई दी। इसके कदम मन भर के हो गए। कहीं से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वजीहा आज इनसे 2 टोक बात करने आई थी, मगर इसमें हिम्मत ही ना हुई थी इनके और रानिया बेगम की बात सुनकर। भाभी, जिया अगर किसी और को पसंद करती हुई तो?
रानिया बेगम ने अपने दिल की बात कहा। नहीं रानी, जिया ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे मेरी बेटी पर भरोसा है। मेरी बेटी मेरा मान है। मुझे फ़ख्र है कि वजीहा मेरी बेटी है। अल्लाह सबको इस जैसी औलादें दे। आमीन भाभी, मेरी भी यही दुआ है। रिजा, हालात भी देखो ना, इंसान को किस तरफ ले आते हैं। यकीन मानो रिजा, अगर आज असफर ज़िंदा होता तो जिया मेरी बहू बनती। मुझे बहुत खुशी मिलती कि मेरे भाई की बेटियां मेरी अपनी बेटियां बनती, मगर जो किस्मत को मंजूर। रानिया बेगम ने आंखों का कोना साफ करके कहा। बस भूल जाओ रानी, कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो। जिया जब उठेगी सुबह को तो इससे बात कर लूँगी मैं। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी मेरी बात मानेगी। इन्होंने बड़े यकीन से कहा और दरवाजे के बाहर खड़ी वजीहा के कदम लरज़ गए और वह बग़ैर आवाज़ किए जैसे आई थी वैसे ही चली गई थी। कौन जानता था कि इसकी ज़िंदगी में आगे और कौन कौन सी मुश्किलात आनी थी। कौन जाने के हालात क्या रंग लेने वाले थे। किसे पता कि जो खुशी के दीप वो जलाने के लिए खुशी मना रहे हैं वो इनका नसीब बनती भी है या नहीं। मगर कौन जाने किस्मत और वक्त के फैसलों को। सुबह जब वजीहा की आंख खुली तो सूरज की रोशनी भर सू फैली हुई थी। इसने जल्दी से घड़ी को देखा जो 7 बजा रही थी। मतलब यूनी जाने में सिर्फ 1 घंटा था। वह जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और जल्दी से तैयारी करने लगी। वो तैयार होकर निकली ही थी जब ही निमरा से इसका टकराव हो गया। अरे देख कर जिया, सॉरी, वजीहा ने कहा। कोई बात नहीं, लगता है देर हो रही है तुम्हें। निमरा ने इसकी फाइल जो इससे टकराने की वजह से गिर गई थी को इसे देते हुए कहा। थैंक्स, हाँ देर हो रही है। पता नहीं कैसे आज आंख ही नहीं खुली। वजीहा ने फाइल पकड़ते हुए कहा। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। वो कहकर बाहर निकल गई। जिया, खाना तो खाते जाओ, मामा जानी देर हो रही है मुझे। अरे आराम से। रिजा बेगम ने पराठे का रोल बनाकर इसे दिया जो वो बेध्यानी से खाती निकल गई। वो भी यूनी के बाहर ही थी जब वजदान ने इसे घेर लिया। ओहो मैडम, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। वो जो अपने ध्यान से आ रही थी इससे टकराते टकराते बचे। मुझे लगता है कि आपको ऐनक लगवा लेनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि सामने यूनिवर्सिटी है और एक तलबा यूनी के सामने है तो जाहिर सी बात है कि यूनी में ही जाएगी ना। वजीहा ने 2 कदम पीछे होकर कहा। बहुत बोलती हैं आप वैसे। आपने अभी तक मुझे हाँ में जवाब नहीं दिया। मैंने कल ही आपको जवाब दे दिया था कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए रास्ता छोड़ दे मेरा। रास्ता तो तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप हाँ में जवाब नहीं दे देती। वो कमाल ढिठाई से बोला। ओ मिस्टर, भला मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है या मैं आपको कहीं से पागल दिखती हूँ जो झूठ बोलूँ। वजीहा ने अपने गुस्से पर जब्त करते हुए कहा। मतलब, इसने नासमझी से पूछा। देखिए सिंपल सी बात है, आप मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ मेरा तमाशा ना बनाएं, यही मतलब है मेरा। इसने रास्ते से जाते हुए कहा। लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्यों? इसने एकदम से रुककर इसकी तरफ घूरते हुए कहा। मैं नहीं जानता, लेकिन किस्मत से आपको देखकर ही आप पर प्यार आ गया है। कसम से, मगर किस्मत से। शायद पहली नज़र वाला प्यार। शायद यह आपको फिल्मी अंदाज लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है। वजदान ने आखिरी दाना फेंका जबकि इसके कानों में रिजा बेगम की आवाज़ गूंजी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो मेरा मान रखेगी। वजीहा ने क्रुप से आंखें मीच ली। कैसी मुसीबत है आप भी। जान छोड़ो मेरी। मैं बस आपसे प्यार नहीं करती, मतलब नहीं करती। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी तुम। वजदान ने गुस्से के आलम में इसके बाजू दबोचते कहा। वजीहा ने एक नज़र देखा और ज़ोरदार धक्का मारा और गुस्से से बोली। देखो, तुम जिस टाइप के लड़के हो वो तो अंदाज़ा हो ही रहा है मुझे, लेकिन मैं आपके टाइप की नहीं हूँ। जाकर किसी और को फंसाओ और मेरा टाइम ज़ाया ना करो। इसे फंसाओ जिसे तुम्हारे बारे में पता ना हो। अब ये मत कहना कि अब आप इस बारे में नहीं जानते। मुझे मालूम है कि आप जैसे लड़कों की बैठक कैसी होती है। वजीहा ने अंधेरे में तीर चलाया जो कि सही निशाने पर लगा और वजदान का चेहरा धुआं धुआं हो गया। एक निगाह इस पर डालकर इसे यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हुए कहा और अंदर चली गई, जबकि वो पीछे ये सोचता रहा कि आखिर किसने बता दिया मेरे स्कैंडल्स के बारे में। इसे सोच के रहते इसने अली को कॉल मिलाई और इसे पर्ल होटल बुलाया। अगले 20 मिनट बाद वो एक दूसरे के सामने थे। वजदान ने इसे सब बता दिया, जिसके जवाब में अली बस इतना ही बोला था। यार वजदान, तेरी किसी गर्लफ्रेंड ने बता दिया होगा इसे, तो फिक्र ना कर, भाव देगी 2-4 दिन फिर खुद ही दूसरी लड़कियों की तरह तेरे पीछे पीछे घूमेगी। बस तूने इससे कह देना था कि ये बकवास है, तू बहुत शरीफ है, मान जाती। वो नहीं मानी यार। वजदान ने अफसोस होते कहा। वजदान यार, बस ऐसी लड़कियां खुद को पाकबाज मतलब प्रूव करती हैं, बस मतलब शो शायद होगा, पाकबाज शो करती हैं बस। मगर मुझे समझ नहीं आती कि किसने बताया होगा इसे तेरे बारे में। अली ने इससे पूछा। पता नहीं यार, कौन होगी वो, जबकि जिस लड़की के साथ भी मेरा रिलेशन हो, इससे मैं इस काबिल छोड़ता ही नहीं कि वो मेरे बारे में किसी से कुछ कह सके। तू तो जानता है मुझे कि तेरा दोस्त कच्चे काम नहीं करता। वो मक्कारी से हंसा। जलील यही पूरा का पूरा, क्या हीरो है ये, अल्लाह करे आखिर में ये मर ही जाए।
पहला मेरा हंसना और जिसमें मैं विश करी हूँ कि हीरो मर जाए, इसका बहुत बुरा उसके साथ। वो मक्कारी से हंसा। कर तो इसके साथ भी लेता, पर क्या करूँ, दिल आ गया है साली पर। अच्छा फिर तू ऐसा कर, इसके घर पहुंच जा और इसके माँ बाप के सामने इसका हाथ मांग ले। अली ने मशवरा दिया। नहीं यार, अभी मॉम डैड लंदन में ही हैं, 6 माह बाद आएंगे, तब तक रुक जाता हूँ। वो कौन सा भागी जा रही है? वजदान ने अपना मसला ही हल कर दिया। वजिहा यूनिवर्सिटी से वापस लौट रही थी जब इसे गली की नुक्कड़ पर वजदान मिल गया। वजिहा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? वजदान ने इसका रास्ता रोका, जो कि एक निगाह इस पर डालकर आगे बढ़ रही थी। रास्ता छोड़ो मेरा, वजिहा चिल्लाई। वजदान इससे फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते बोला, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम मुझे इस तरह इनकार नहीं कर सकती। वो इसे दबोचता हुआ बोला, मैं इनकार कर चुकी हूँ मिस्टर वजदान अकरम। वो सोनाली को तो जानते ही होगे। अरे वही सोनाली जिससे पिछले महीने तुमने इसी तरह प्यार के दावे किए थे, और फिर आज वो कहाँ है वजदान? बोलो कहाँ है वो? वजिहा ने इसे दूर धकेलते हुए कहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो, दफा हो जाओ। वो इसे परे करते हुए चिल्लाई थी और वहां से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा था। वो यूनी से वापस आते जाते इससे मिलता था, मगर वजिहा ने इस पर एतबार न करने की बहुत कोशिश की, मगर थी भी तो वो लड़की थी ना, जो अपनी तारीफ के लिए पागल हो जाती है। और वो था भी अच्छा खासा। इस पर यूनी की लड़कियां फिदा थी, लेकिन जिसे वो सो कॉल चाहता था वो इससे भागती थी। वजिहा यूनी से लेट हो रही थी जब वो इसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा इसे ही देखता मिला था। वजदान ने इसे देखकर एक स्माइल पास की थी। पता नहीं कब का दिया इसके काम आ गया। और अरमान, जो कि इनके ही घर पर आ रहा था, इससे मिला। अरे गुड़िया, आ गई यूनी से? कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? वो मुस्कुराते हुए इससे मिलकर पूछ रहा था। अच्छी जा रही है भाई। आप कब आए वैसे? वजिहा ने चहकते हुए पूछा। वो दूर थे, इसलिए इसे इनकी बातें सुनाई नहीं दी, मगर इसके चेहरे पर खुशी देखकर वो समझ रहा था कि वो इनका कोई अपना है। इसने वहां से जाने में ही आफियत जानी। निम्रा कमरे में दाखिल हुई तो वजिहा को सोचों में गुम पाकर बोली, जिया आज फिर वो मिला था? हाँ, वो यहाँ तक पहुँच गया है। इसने परेशानी जाहिर की। क्या? निम्रा ने हैरानगी से पूछा। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि घर का एड्रेस कहाँ से मिला इसे। निम्रा ने हैरत से पूछा। मैंने दिया था इसे और कहा था कि मुलाकात के लिए आ जाना। इसने तंजिया लहजे में कहा। अरे तुम तो इसे पसंद नहीं करती थी, फिर क्यों दिया? निम्रा ने नासमझी से कहा। बेवकूफ लड़की, अब मुझे क्या पता इसको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। मैं खुद इस बात से परेशान हूँ। अब इसका लहजा संजीदा था। वैसे बंदा काफी इंटरेस्टिंग है तुम में, काफी इंटरेस्टेड है तुम में। निम्रा ने आंख मारकर कहा। अब देखो ना किस तरह तुमसे इजहार मोहब्बत खत के जरिए किया, फिर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, अपना नाम बताया, मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें वो अच्छा क्यों नहीं लग रहा? वो बातें कितनी अच्छी करता है, दिल करता है कि सुनते ही जाएं। अच्छा, इतना अच्छा है किसी भी लड़की का दिल आ जाए इस पर। बस एक तुम हो जो इसे घास नहीं डालती। निम्रा ने हसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन मैं इस तरह किसी भी राह गुजर पर एतबार नहीं कर सकती। वजिहा ने यकदम इसकी बात का जवाब देते हुए कहा। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? इससे एक बार मिल लो कहीं, और इसके बारे में जो जानना है इससे पूछ लो। निम्रा इससे सवालिया अंदाज में कहते हुए देख रही थी। अल्लाह, बल्कि निम्रा को समझाना चाहिए। उफ, मेरे पास टाइम नहीं है फजूल में। वो बोलते हुए किचन की जानिब चली गई, लेकिन कुछ याद आने पर मुड़ी। तुम्हें कैसे पता कि वो हैंडसम है? वजिहा ने सवालिया निगाहों से देखा। देख जिया, सिंपल सी बात है, इस दिन मैं बाजार गई थी खाला के साथ, तो तुम्हें इसकी बातें सुन और देख लिया था बस, और तुमने बताया भी नहीं मुझे। वो बोली। वैसे ही नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, खाना खाओगी तुम? इसने किचन में जाते हुए पूछा। नहीं, अभी खाया है, तुम खा लो। निम्रा ने मोबाइल उठाते हुए कहा। ओके। वो चली गई। वो पढ़ने में मसरूफ थी जब रिजा बेगम इसके कमरे में आई। बेटा, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, देख लो कैसा है। अरमान को तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा। टीचर है, वो इकलौता है माँ बाप का, इसका अभी तुम्हारी तरह बाप सर पर नहीं है, इसलिए देख लो तस्वीर और मुझे बता देना। रिजा बेगम इसकी गाल थपक कर जाने लगी जब वो बोली। मामा। वो मुड़ी। वो समझ रही थी कि वो हर बार की तरह इनकार कर देगी। मामा, मुझे पिक्चर नहीं देखनी लड़के की। इसे स्पॉट लहजे में कहा। मगर क्यों जिया, तुम क्यों मुझे दुख दे रही हो? रिजा बेगम ने रुहान से होकर कहा। मामा जानी, आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं ये कह रही कि आप ही लड़के की पिक्चर देख लें, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। इसलिए वजीहा ने इनके के गले में बाहर डालकर कहा। जिया, तुम्हें इल्म नहीं है, तुमने ये बात कहकर मेरे दिल को कितना सुकून पहुंचाया है। रिजा बेगम ने जिस बात से बड़े लहजे में कहा। जी मामा, मुझे पता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी मर्जी से जब आप कहेंगी शादी कर लूंगी। अब खुश हैं आप? वजिहा ने मुस्कुरा कर कहा। वो यही तो चाहती थी कि वो अपनी माँ का मान न तोड़े, इसलिए अपनी खुशियों पर पाबंदी लगा रही थी। हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया जिया। रिजा बेगम इसे प्यार करती हुई निकल गई थी।
तभी निम्रा रूम में आई। जिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ निम्रा, तुम भी तो यही चाहती थी और मामा भी इस बात से ही खुश हैं बहुत। और क्या तुम खुश नहीं हो? पगली, भला मैं कैसे खुश ना होंगी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराई थी। बस मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। निम्रा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। निम्रा, जिया, वो तुमसे मोहब्बत करता है। ऐसे कैसे, तुम्हें किसी और का होने देगा? निम्रा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, और अगर वो मुझसे मोहब्बत करता तो अपने वालिदैन को रिश्ता के लिए भेज देता, मगर नहीं। तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरी क्लास वालों की बहन को इसने किस तरह चीट किया था। फिर भी जिया, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए इससे। निम्रा ने इसे समझाया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं मामा से कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो मेरी शादी करा दें। मेरी शादी हो जाएगी तब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कौन जाने हालात क्या करते हैं, और इसके ईमान की यही मजबूती इसे गलत करने पर से रोकेगी। मोहब्बत में कभी दोराहे का इम्कान नहीं होता। ये होती है तो होती है, नहीं होती तो जितना भी जतन कर लो नहीं होती है। अगर कोई अच्छा लग जाए तो सब खामियां उसकी अचानक खूबियों की ओढ़नी में छुप सी जाती हैं, मगर अगर मोहब्बत ना हो तो खूबियां भी खामियों में बदल जाती हैं। बस इंसान वही करता है जिस पर इसका दिल मुतमईन होता है। दिल की बात इसलिए सुनी जाती है क्योंकि वो अल्लाह ताला का घर होता है, और अल्लाह ये कभी नहीं चाहेगा कि इसका घर कोई तोड़ दे। इसलिए वो ऐसे शख्स का इंतखाब बिल्कुल भी नहीं पसंद करता जिसकी मोहब्बत में ज़रा बराबर भी खोट हो। बस इंसान के समझने की देर है कि जब दामन में लाखों छेद हो जाएं, कबूतरों के परों के साथ लिपटे सब आयाँ जब भेद हो जाएं, तब रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं होता। बेशक वो अल्लाह अहले ईमान वालों को रुसवा नहीं होने देता, चाहे वो इस बात से अपने खालिक से भी दूर हो जाएं। वजीहा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। इस बात को एक हफ्ता हो चुका था और इसने महसूस किया था कि रिजा बेगम कितनी खुश थी। वो इन्हें खुश ही देखना चाहती थी। पापा के बाद इन्होंने ही तो सब कुछ संभाला था। ये नहीं था कि वजीहा इन्हें दुख देती थी, बल्कि वो तो हमेशा इनकी हर बात मानती थी। बस शादी को लेकर वो इनकी एक नहीं सुनती थी। वो इनसे दूर नहीं जाना चाहती थी, और बचपन से ही असफर का नाम अपने नाम के साथ सुनने की आदत थी। पर वो कहते हैं ना, किस्मत के खेल निराले होते हैं, और ऐसे खेल खेल जाती है कि कुछ कर ही नहीं पाता। यही इसके साथ भी हुआ था। जब वो और असफर 7 साल के थे तब इसे शदीद किस्म का बुखार हो गया, और ऐसा बुखार चढ़ा कि इसकी जान निकाल कर ही दम लिया। वजह किसी से कुछ कहती ना थी, मगर वो अंदर से टूट चुकी थी। वो माजी की सोचों में गुम थी। जब ही अलार्म की घंटी ने इसे हाल में लापटका, वो सर झटक कर तैयार होने लग गई। वो तैयार होकर बाहर निकलने लगी थी जब रिजा बेगम कमरे में दाखिल हुई। जिया बेटा, आज यूनी से जल्दी आ जाना, कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। क्या अभी इतनी जल्दी? वो सोच कर ही रह गई, जबकि इसकी जुबान से निकला भी तो ये कि ओके मामा, और वो इनसे मिलकर निकल गई। फर्जदान हर रोज़ इससे प्यार का इजहार करता, इसे किसी न किसी तरह हासिल करने की कोशिश करता, मगर वो मान के ही ना दे रही थी। फर्जदान थक चुका था। इसे मनाते मनाते अली इसे नित नए प्लान्स बताता। वो इन पर अमल करता, मगर सब बेसुध रहता। आज भी वो इससे बात करने के लिए छुट्टी के वक्त का इंतजार कर रहा था। इसे 2 घंटे हो चुके थे बाहर खड़े, मगर वजीहा अभी तक ना आई थी। आती भी कैसे भला? इसने थक हार कर गार्ड से पूछा था तो उसे बताया था कि वो 12 बजे ही घर चली गई थी। वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? वो सोचते हुए अली के घर की जानिब चला गया। वो घर पहुंच चुकी थी और इस वक्त किचन में शामी कबाब तल रही थी। रिश्ते वालों ने भी अभी आ जाना था, इसलिए वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही थी। जब दरवाजे पर बेल बजी, रिजा बेगम ने दरवाज़ा खोला तो बानो लड़के वालों को लेकर खड़ी थी। किचन में काम करती वजीहा को बाहर से ही इनकी आवाज़ें आ रही थी। वो शामी कबाब प्लेट में सजा रही थी जब निम्रा इसे बाहर लेने आई थी। आ जाओ जिया, लड़का और इसकी फैमिली वाले तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से आ जाओ। निम्रा इसे कहते साथ ही कपों में चाय उंडेने लग गई। वजीहा ने एक चक्कर कमरे की तरफ लगाया और लिप ग्लोज दुरुस्त की और दुपट्टा सलीके से ओढ़कर वो मेहमानों से मिलने चली गई। अस्सलाम वालेकुम। इसने सबको मुश्तरका सलाम किया। सब ने ही इसके सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो हमारे पास। अस्मा बेगम ने इसे अपने पास बिठाते कहा। इनके बिल्कुल सामने ही एक डिसेंट सा नौजवान सलीके से बैठा हुआ था। वो बहुत खूबसूरत था। कम तो वजीहा भी नहीं थी, मगर बिलाशुबा वो आज भी हसीन लग रही थी। क्या नाम है आपका बेटा? अस्मा बेगम ने नहायत खुशदिली से पूछा था। लगता था कि वजीहा इन्हें बहुत पसंद आ गई थी। जी, मेरा नाम वजीहा इकबाल है, वजीहा ने कॉन्फिडेंस से कहा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक्स। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ये मेरा बेटा है ज़ीशान, और ये मेरी बहू बेटी नायशा है। जी, बहुत खुशी हुई वजीहा तुमसे मिलकर। नायशा ने मुस्कुरा कर कहा। जी मुझे भी। वो भी मुस्कुरा दी। मामा बात कर लें आप आंटी से, मुझे रिश्ता मंजूर है, ज़ीशान ने कहा जब अस्मा बेगम ने इसकी राय लेते कहा कि हमें तो बच्ची बहुत पसंद है, अब तुम बता दो। वो मुतमईन सी उठ गई।
बहन जी, बिलाशुबा आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, अच्छे इखलाक वाली भी लग रही है। ये सब आपकी ही परवरिश का नतीजा है बहन जी, वरना आजकल के बच्चे तो किसी की सुनते ही नहीं हैं। खैर, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप पूछ लें बेटी से। मैं भी ज़ीशान से पूछ चुकी हूँ। अस्मा बेगम ने इनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जी बहन जी, वजीहा को भी कोई एतराज़ ना होगा। मेरी बेटी मेरी हर बात मानती है। मेरा मान है वजीहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो वजीहा मेरी बेटी है। रिजा बेगम ने नम आंखों से कहा, वजीहा, इनके इस कदर प्यार पर, इतने भरोसे पर आप दीदा हो गई थी। जी आंटी, मामा जानी ठीक कह रही हैं, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। वजीहा कहकर इनके पास आ गई। ज़ीशान इसके इस कदर बेबाक इकरार पर हक्का बका हो गया। वजीहा बेटा, आप मुझे मम्मी बोलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ओके मम्मी। वो भी मुस्कुरा कर बोली, अली यार, तुम मुझसे ये क्या कह रहे हो? मॉम कभी भी नहीं आएंगी। सबसे पहले कहेंगी, वजी, वो लड़की भी तुम्हारी तरह आवारा होगी जैसे तुम आवारा हो, सारी बात मिट्टी में मिला देंगी। इनसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वजदान ने अपनी भड़ास निकाली, वजी देख यार, वो भी यही सोच रही होगी कि तूने अपने पेरेंट्स को इसके घर नहीं भेजा। अली वजदान को समझा रहा था और वो किसी सोच में गर्क था। मेरे पास एक प्लान है। वजदान ने आंखों में चमक लिए कहा, बोल। अली सीधा होकर बैठा और वजदान इसे बताने लगा। क्या? अली का रंग फक से उड़ा। बट स्टार्टिंग में कहते कि ये अली का प्लान था, अब कह रहे वजदान का प्लान था। जिसका प्लान था दोनों ही जलील हैं। मंगनी की तारीख एक हफ्ते की बाद की तय होकर वो लोग इन्हें इस बात की भी तसल्ली देकर गए थे कि इन्हें सिर्फ वजीहा चाहिए और कुछ नहीं, कहकर चले गए थे। रिजा बेगम ने रानिया बेगम और सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। वजीहा का जोड़ा भी ज़ीशान की पसंद से अस्मा बेगम ने इनके घर भिजवा दिया था। वजीहा सोचों में गुम रहती कि इतनी जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और वो अपनी मामा से दूर हो जाएगी। यही वजह थी कि वो शादी ना करना चाहती थी। मगर रिजा बेगम के खुशी देखकर वो चुप रह जाती। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मंगनी में भी अभी 2 दिन ही बाकी रह गए थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। रिजा बेगम खाना बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दरवाजा खोलने गई तो एक आदमी और एक औरत बाहर कुछ सामान के साथ खड़े थे। जी आप कौन? रिजा बेगम ने इनसे पूछा। तो आदमी बोला, बहन जी, ये वजीहा का घर है। जी, मगर आप कौन? इन्होंने नासमझी से कहा। अरे बहन, अंदर बुलाएंगी नहीं हमें? औरत ने मुस्कुरा कर कहा, जी क्यों नहीं, आइए। इन्होंने दरवाज़ा छोड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास है वजी? अगर अंकल आंटी को पता चल गया, डोंट टेल कि नकली माँ बना के ले गया। अली ने परेशानी से कहा, अबे ऐसे कैसे पता चलेगा इन्हें? बस एक यही रास्ता है इसे हासिल करने का। वजदान ने सोचते कहा, नहीं पता चलता इन्हें, बस तुम एक नकली के माँ बाप का इंतज़ाम कर दो। वजदान ने अली से कहा। तो अली उठकर चला गया। वजीहा मैडम, अब मुझे कोई भी ताकत तुमसे अलग नहीं कर पाएगी। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मगर इसे मालूम न था कि हर बार किस्मत अच्छी नहीं रहती। किस्मत और वक्त कब बाजी पलट दें कुछ पता भी नहीं चलता। जी अब बता दें, कौन है आप लोग और वजीहा को कैसे जानते हैं? रिजा बेगम ने इन्हें बिठाकर चाय रखते कहा, जी मेरा नाम इकरा है और ये मेरे शौहर हैं अकरम। औरत ने अपना तारुफ कराया। जी हम वजीहा को इस तरह से जानते हैं कि वो हमारे बेटे के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हमारे बेटे को वो बहुत पसंद है, इसलिए हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करना चाहते हैं। औरत ने मुकम्मल इत्मीनान के साथ अपनी बात मुकम्मल कर ली, जबकि रिजा बेगम शिशदर ही रह गई। वजी, मैंने इंतज़ाम कर लिया है किराए पर एक औरत और एक मर्द का। इन्हें सब कुछ समझा दिया है। मैं नहीं जानता कि वजीहा का घर किधर है, इसलिए तुम इनके साथ चले जाना। अली ने 2 लोगों की तरफ इशारा करके कहा, अली ये लोग मेरा काम कर भी सकेंगे? वो वजदान ने अपनी फ़िक्र जाहिर की। साहब, हम तो पैदा ही एक्टिंग करने के लिए हुए हैं। इनमें से मर्द ने चेहरे पर हंसी लाते कहा, उफ कितनी बू आ रही है तुम लोगों में से। पहले अच्छी तरह नहा लो, फिर मामा और पापा के कपड़े पहनकर चले जाना। और हाँ, ये बात याद रखना कि वजीहा का रिश्ता मेरे लिए लेकर ही लौटना, समझे तुम लोग? इसने इन्हें उंगली दिखाकर कहा। जी साहब। इन दोनों ने एक साथ सर हिलाया। वो लोग तैयार हो रहे थे जब वजदान का कोई काम आन निकला और वो अली को इसके घर का पता बताकर निकल गया। अली इन दो किराए के लोगों माँ बाप को लेकर इन 2 किराए के वजदान के माँ बाप को मिठाइयाँ और फल वगैरह देकर इसके घर के बाहर छोड़ आया। अब वो लोग रिजा बेगम के सामने रटा रटाया सबक बोल रहे थे। बहन जी, आप चुप क्यों हैं? इस औरत ने पूछा, मतलब इकरा बेगम ने। देखें बहन, आपने आने में देर कर दी और अब कोई फ़ायदा नहीं रहा आपके आने का। मतलब? इकरा बेगम ने नासमझी से कहा, मतलब ये कि वजीहा का रिश्ता तय हो चुका है और 2 दिन बाद इसकी मंगनी है। रिजा बेगम ने इन्हें बताया। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो औरत खड़े होकर बोली। क्या मतलब? मैंने क्या किया है? रिजा बेगम ने भी खड़े होते कहा, आप हमारे अलावा किसी को अपनी बेटी नहीं दे सकती। ये क्या बात हुई इकरा बहन? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी में इसकी शादी कहीं भी करूं। आप ऐसे ही फालतू में धौंस जमा रही हैं। रिजा बेगम को इनकी बात सख्त नागवार गुजरी और इसलिए वो भी बोल दी, देखिए बहन, मंगनी ही तो है, टूट भी तो जा सकती है ना। आप इसकी वहां से मंगनी तोड़कर मेरे बेटे के साथ कर दें। इकरा ने इनसे कहा। अरे वाह, मैं क्यों ऐसा करूंगी? ना जान ना पहचान।
चाची जी सलाम। ओके, मैंने ये सुना था ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, यहाँ पे लिखा है ना जान ना पहचान, चाची जी सलाम। मैं आप लोगों को जानती तक नहीं और देखा भला रिश्ता आपके बेटे के लिए तोड़ दूं। वाह क्या खुदगर्ज औरत हैं आप। रिजा बेगम इनके इस बात पर मजीद गुस्से में आ गई। देखिए रिजा बेगम ने इन्हें टोकते हुए कहा, आप शराफत से ही यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा, वरना। इन्होंने जानकर ही बात अधूरी छोड़ दी और वो लोग एक कहर आलूद नजर इन पर डालकर बाहर निकल गए और रिजा बेगम ने ठग से दरवाजा बंद किया, मुबादा कि वो दोबारा अंदर ना आ जाए। इन्होंने इन्हें सब बताया था जो अली ने कहा था, मगर वो राजी ना हुई। वो लोग अब सारी बात अली को बता रहे थे। अली ने कार स्टार्ट करते वक्त इन्हें मना कर दिया कि वो वजदान को फ़ोन ना करें और वो मान गए थे। वो घर पहुंचे तो वजदान किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। इसकी वापसी रात को भी ना हुई थी। अली इसका इंतजार करता करता सो गया था। जब सुबह 7 बजे वो नमूदार हो गया, वो सीधा इन लोगों के पास पहुंचा तो वो लोग मजे से सोए पड़े थे। वजदान ने इन्हें उठाया और बेताबी से पूछने लगा, क्या हुआ वजीहा के घर वाले मान गए ना? वो जोर से इनसे पूछ रहा था। वो इसे क्या बताते भला, लेकिन बताना भी जरूरी था। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे? इसने आदमी को झंझोड़ कर पूछा। इनकार कर दिया इसकी मां ने और इन लोगों ने इसे सारी बात बता दी। वो सर थाम कर नीचे बैठता चला गया। क्या वजीहा की मंगनी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, वो चीखे जा रहा था। जब आदमी ने इसके कंधे पर हाथ रखा, साहब हौसला रखें। इसने इसका हाथ झटक दिया और वॉलेट से पैसे निकालकर इसके सामने किए वो ताकि वो वहाँ उसके बाद वहाँ से चला गया। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। रिजा बेगम कल के फंक्शन की सारी तैयारियां करके लेटने लगी थी जब रिदा आ गई। मामा आप सो तो नहीं रही? रिदा ने इनके पास बैठकर कहा। नहीं रिदा, तुम बताओ किस लिए आई हो? मामा आप भी जानती हैं कि मुझे लकी लिपटी बातें नहीं करनी आती, इसलिए आपसे ये कहने आई थी कि वो लोग जो आए थे वो कहीं जिया के कहने पर तो। बस रिदा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रिजा बेगम इसकी बात काटते बोली। मामा आप तो नाराज ही हो रही हैं। मेरे कहने का ये मतलब था कि रिजा जवान है। हो सकता है कि इससे पहले कि वो कुछ और बोलती रिजा बेगम बोल पड़ी। मेरी जिया ऐसी नहीं है रिदा, इसमें मेरा खून है और मैं इतनी कॉन्फिडेंट तो है ही कि अगर इसे और वो इतनी कॉन्फिडेंट तो है ही कि अगर इसे कोई पसंद होता तो वो मुझे कहती, मगर मुझे अपनी बच्ची पर एतबार है। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरा खून है इसकी रगों में। रिजा बेगम ने इससे कह रही थी आइंदा इसके बारे में ऐसी कोई बात ना सुनो मैं। जी मामा, मैं ऐसे ही कह रही थी, आप परेशान ना हो। रिदा ने इनके हाथ पर हाथ रखा था। वो लोग दूसरी बातों में मैं मगन हो गई। इस बात से अनजान के वजह इनकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो आई तो रिजा बेगम से सर में मालिश करवाने थी, मगर इन्हें बातें करता देखकर जाने लगी। जब इसने रिदा की बात सुनी और फिर वो साकत सारी बातें सुनने लगी। वो अपने कमरे में आकर भी यही सोच रही थी कि अब वो इस रिश्ते को दिल से अपना लेगी। इसकी माँ को इस पर मान है, वो इस मान को टूटने नहीं देगी। वजदान को लगा था कि इसके पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची है। इसे रह रहकर वजीहा पर गुस्सा आ रहा था। क्यों वो इसकी आंखों में अपने लिए जलते मोहब्बत के दीप नहीं देख सकी थी? क्यों? क्या इसने ऐसा, वो कैसे इसके साथ ऐसा कर सकती है? कैसे रहेगा वो इसके बगैर? इसने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा, जिसके बगैर जिंदगी का कोई तस्वर ही नहीं था। कैसे कटेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी इसके बिना? क्यों हुई इसको ये मोहब्बत? आखिर क्यों? इसके पास ऐसे बहुत से क्यों थे और इस क्यों का इसके पास कोई जवाब नहीं था। मोहब्बत भी कितनी जालिम चीज़ है। अच्छे भले बंदे को क्या से क्या कर बनाकर रख देती है। कितना बेबस करके रख देती है ये मोहब्बत कि महबूब के कदमों में गिरने में भी कोई आर महसूस नहीं होती है। लेकिन हमारे हीरो को ये जो मोहब्बत हुई है कोई मोहब्बत नहीं है। ये क्या मोहब्बत थी? बिल्कुल ही छोड़ो, अब समझ में कुछ नहीं आता। मोहब्बत के मारे महबूब की खातिर दूध की नहरें तक निकाल लें, फिर भी अक्सर हाथ खाली ही रहते हैं। क्यों इसे भी मोहब्बत ने अपना शिकार कर लिया था? ये नहीं था इसे पहले कभी कोई लड़की नहीं दिखी थी, फिर भी यह आम सी लड़की इसके दिल पर राज कर रही थी। अब कैसे वो इसे अपना बना सकेगा? इसे मालूम नहीं था कि वो इस तरह इसके दीदार की खातिर भटकेगा। वो तड़पते हुए सोच रहा था, अब शायद यही मेरा नसीब है। वो सर घुटनों में देकर बैठ गया। कितनी ही देर वो ऐसे ही सिसकता रहा, अपनी नाकामी पर रोता और करता रहा। जब मुलाजिम ने इसे अली के आने का बताया और अली को भी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। क्या बात है वजी, ऐसे क्यों बैठा है? अली ने इसे बाऊ से पकड़ते कहा। कुछ नहीं अली, वो इसके हाथ छुड़वाते बोला। कुछ तो है, अगर तू बताना नहीं चाहता तो वो अलग बात है। अली नरूठेपन से बोला। वो इसका बचपन का दोस्त था, इसलिए इसके हर राज से वाकिफ था। तू ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। वजदान इसे देखकर बोला, पता है मुझे, पर अब तुझे क्या मसला है? इसकी माँ ने इनकार कर दिया है। अब बस कर, तुझे कौन से लड़कियों की कमी है? अच्छा भला तो है। अली ने इसके कंधे पर हाथ मारकर कहा, बस कर अली, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ मैं।
اس کے بغیر تو جینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے وہ ہر حال میں اس کمرے میں اپنی زندگی میں چاہیے. وجدان نے ضدی بچوں کی طرح کہا جو اپنے لیے کھلونا مانگتے ہیں جیسے. اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہی کیوں نہ پڑے. علی میں سب کچھ کروں گا بس وہ مجھے مل جائے. علی کو اس کے لہجے میں اس کی سچائی، اس کی آنکھوں کی نمی سب سمجھا گئی تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے. وہ انسان پیار کر بیٹھا جو عورت کو کچھ بھی نہ سمجھتا تھا، جس کے لیے عورت ذات کھیل تماشے سے بڑھ کر نہ تھی. قصور اس کا بھی تھا. اس کی ماں نے ہی اگر اسے عورت کی عزت کرنا سکھایا ہوتا تو آج وہ ایک عورت کے لیے اپنی عزت قربان کرتا. ٹھیک ہے وجی، اگر تو سچ میں اسے پیار کرتا ہے تو میں تیری مدد ضرور کروں گا، مگر کیسے یار؟ وہ جو نقلی ماں باپ بنا کر بھیجے تھے انہیں بھی اس کے ماں نے جواب دے دیا یہ کہہ کر کہ کل میری بیٹی کی منگنی ہے، اور اس بات کو بھی 23 گھنٹے بیت چکے ہیں. مجھے اس سے یہ امید نہ تھی. وہ میرا انتظار تو کرتی. وجدان آخر میں چلایا تھا. اچھا وجی تو چپ کر، میرے پاس ایک پلان ہے. علی نے اسے بتانے لگا اور وہ اس کی آنکھیں چمک اٹھی. علی نے اس کو پلان بتایا کہ اس کو کڈنیپ کر لے. فلا جیا اف یہ لڑکی بھی نا. جیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نمرا نے کمرے میں آتے ہی کہا. جیا بیڈ پر بیٹھی کتابوں میں سر دیے کچھ لکھ رہی تھی. اس کے اس طرح بولنے اور کتابیں اکٹھی کرنے پر بے حد ڈسٹرب ہو گئی. کیا مصیبت ہے نمرا؟ تم بھی نا. وجیہہ نے اس سے کاپی لے دے کہا. جیا پاگل ہو گئی ہو تم کیا؟ آج تمہاری منگنی ہے اور تم کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہو. پڑھاکو کیڑی. نمرا بس تھوڑا سا سوال رہتا ہے وہ کر کے تیار ہوتی ہوں میں. وجیہہ نے اسے کہتے ہی لکھنا شروع ہو گئی اور نمرا سر پر ہاتھ مار کر چلی گئی یہ کہہ کر کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. زیادہ لوگ نہیں تھے، بس قریبی 2-4 رشتہ دار بلائے گئے تھے. منگنی کی رسم شروع کر دی گئی تھی. ذیشان اور وجیہہ نے رنگ ایکسچینج کر لی تھی. پورا گھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا. سب ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کر رہے تھے، مگر کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ کب کیا ہو جائے. ان کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، مگر کون جانے قسمت کے فیصلے. ہوتا وہی ہے جو اس رب کا فیصلہ ہوتا ہے. یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے. تمام تحمل سے بہت بات کر لی اس سے، مگر مان نہیں رہی تھی تو ایسا ہی صحیح. تم انتظام کروا کر رکھنا یہ کام تو ہم رات میں ہی کر لیں گے. وجدان نے علی کی بات سن کر کہا. پر وجی اس کے گھر والوں کی کافی بدنامی ہو جائے گی. پھر تو جب تم اسے اٹھاؤ گے تو کوئی نہیں، خیر ہے جب نکاح ہو جائے گا تب وہ میری پابند ہو جائے گی، تب اس کے گھر والے بھی مان جائیں گے. وجی انکل آنٹی سے کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ علی کے دماغ میں بھی پہلی بار یہ بات آئی تو پوچھ بیٹھا. کچھ نہیں، انہیں کون سا میری پرواہ ہے. بس موم کر دیتی ہیں فون ایک مرتبہ اور بس ان کا فرض ختم. جب ان لوگوں کو میری پرواہ نہیں تو میں کیوں کروں؟ اب تم تیاریاں کر لو اپنی بھابھی کو گھر لانے کی. وجدان کہتا ہے وجیہہ ویڈز وجدان. کیا خوب میچ ہے. وجدان کہکا لگاتا ہوا اٹھ گیا. منگنی کی رسم کے بعد گھر والے آپس میں بیٹھے تھے، جہاں ذیشان اور وجیہہ بھی ساتھ بیٹھے تھے. گھر والے بہت اچھے تھے اور وجیہہ سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی. کچھ دیر بعد سب لوگ نکل گئے تھے. تب ذیشان کا چہرہ اترا ہوا تھا. اس نے وجیہہ کی طرف دیکھا تو وہ چپ چاپ سی اور پریشان حال ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی. کیا بات ہے بیٹا، کیوں پریشان کھڑی ہو یہاں؟ اسما بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا. جی مامی جی وہ بس ایسے ہی. وجیہہ نے مسکرا کر کہا. وہ بھلا ان سے کیا کہتی، اس لیے چپ ہی رہی. اچھا چلو شاباش بیٹا، اب آرام کر لو، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو. انہوں نے پیار سے اس کی تھوڑی شاید پیٹ تھپتھپاتے کہا. جی مامی، کیونکہ تھوڑی تھپتھپاتے کیسے؟ وہ بھی مسکرا دی. انتظام کر لیا تم نے؟ وجدان نے فون پر علی سے بات کرتے ہوئے کہا. ہاں ہو گیا ہے، علی نے جواب دیا اور فون بند کر دیا. رات کے 2 بج گئے تھے. اس سے مہمانوں سے فارغ ہوتے ہوئے مہمان کچھ خاص نہیں تھے، پھر بھی باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا. وہ ابھی بھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی. پینسل ہیل کے ساتھ چل کر اس کی ایڑیاں دکھ رہی تھی. سب سے پہلے اس نے سر، گلے اور بازو کو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ دوپٹے نہیں لیتی تھی، مگر وہ اپنے روم میں آ کر سب سے پہلے دوپٹہ ہی الگ کرتی تھی. آج بھی اس نے وہی کیا. اس کے ہر انداز میں شدید تھکن نمایاں تھی. بیڈ پر بیٹھی وہ اپنے پیروں کو ہیل کے بوجھ سے آزاد کر رہی تھی جب باہر کھٹکا سا ہوا. اسے لگا کہ کمرے کی بالکنی پر کوئی ہے. جوتے کا اسٹرپ کھولتے ہوئے اسے چونک کر گلاس ونڈو کو دیکھا تھا جو کہ بالکنی میں کھلتی تھی. وہ اس طرف گئی اور اگلے ہی لمحے وہ بالکنی میں موجود تھی. اچھی طرح اوپر نیچے دیکھنے کے بعد جب اس کو تسلی ہو گئی تو وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی اور اچھی طرح دروازہ کو بند کر لیا تھا. وہ پھر سے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے کا اسٹرپ کھولنے لگی تھی. اس کے پاؤں جوتا لگنے سے تھوڑے چھل گئے تھے.
یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر بار ہیل اس کے پاؤں زخمی کر دیتی تھی، مگر وہ وجیہہ ہی کیا جو اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دے۔ وہ ایسے ہی بیٹھی ان کا جائزہ لے رہی تھی اور ساتھ ساتھ کریم بھی لگا رہی تھی۔ اسے جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کریم کی ڈبی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مڑی ہی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ ارے یہ کیا ہوا لائٹ کو؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ ایک دم سے پریشان ہوتے ہوئے خود سے بولی تھی۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ ابھی وہ بیڈ سے کھڑی ہو کر دو قدم ہی چلی تھی کہ اس کا پاؤں اس کی اپنی ہی جوتی سے الجھا تھا اور وہ ایک دم لڑکھڑا گئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ گرتی دو مضبوط ہاتھ نے اسے تھام چکے تھے۔ جیسے ہی کسی کے ہاتھوں نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے تھاما، اس نے خوف سے چیخنا چاہا، مگر مقابل نے اس کے منہ کو اپنے بھاری ہاتھوں تلے دبا کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور اس کے ناک پر رومال رکھ دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ سامنے کھڑے شخص کا کام ہو چکا تھا اور وہ فاتحانہ انداز میں اسے اٹھا کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب وجیہہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ جہازی سائز بیڈ پر لیٹی تھی۔ کھڑکیوں پر موٹے پردے پڑنے سے دن میں بھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی کمرے میں آیا۔ اندھیرے کے باعث وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی جب مقابل نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کے سوالوں کا جواب مقابل نے کہہ سے دیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ وہ خود کو آزاد کروانے کے لیے پھر بھرپور زور لگا رہی تھی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے بری طرح مچل کر رہ گئی۔ اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مقابل شخص اسے اسی طرح تھامے الٹے قدموں پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بھی اب اس کے ساتھ ساتھ ہی پیچھے کو گھسیٹتی جا رہی تھی۔ آخر وہ شخص بالکل دیوار کے ساتھ لگ کر رک گیا اور اسی طرح اسے بھی بالکل اپنے ساتھ لگا لیا تھا، مگر بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تک اس کے کمر سے اپنے ہاتھ ہٹایا تھا نہ ہی ٹھیک ہے۔ اس شخص کی اس حرکت پر وہ ایک بار پھر تڑپ اٹھی تھی، مگر مقابل شخص پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے خود کو اس انجان شخص سے آزاد کروائے۔ اس نے اپنے پیر اس کے پیر پر مارنا چاہا، تبھی اس نے اس کے دونوں پیروں کو اپنے پیروں پر دبا دیا۔ اس نے مزاحمت کی مگر بے سود۔ اس نے وجیہہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ کسمسائی، مگر مقابل بھی ضدی تھا۔ شدید بے بسی کے عالم میں وہ سسک اٹھی تھی۔ وہ اس وقت نہ جانے کس انجان شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ کیوں رو رہی ہو وجیہہ؟ کیا اتنا برا لگتا ہے تمہیں میرا چھونا؟ اس کے کان کے بالکل پاس کہیں جانی پہچانی سی آواز اٹھی، مگر وہ پہچانے سے قاصر تھی۔ اس نے اسے بڑی مشکل سے دھکا مارا، مگر پھر بھی وہ اس کی گرفت سے نکل نہ سکی۔ تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ کیوں ڈرتی ہو اتنا مجھ سے؟ بولو وجیہہ، جواب دو مجھے۔ وہ بولے جا رہا تھا اور وہ گمسم سی تھی۔ بولو وجیہہ، اس نے جن جوڑ کر بولا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، پلیز مجھے چھوڑ دو، میری ماما پریشان ہوگی۔ وجیہہ، تم نہیں جا سکتی کہیں پر بھی مجھ سے نکاح کیے بغیر۔ وہ غراتے ہوئے بولا، نہیں، میں نہیں جانتی، اور میری منگنی ہو چکی ہے۔ تبھی اس نے اسے پرے دھکیلا اور پردے برابر کرنے لگا۔ اچانک روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح یہاں لانے کی؟ وجیہہ کی نظر جب وجدان پر پڑی تو چیخ اٹھی، دیکھو میری منگنی ہو چکی ہے، تم میرا پیچھے چھوڑ دو۔ اس نے ہاتھ جوڑتے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ منگنی؟ ہاں، اچھا مذاق ہے۔ ایک رات گھر سے باہر ایک انجان مرد کے ساتھ رہنے والی کو کون اپنائے گا؟ دیکھو جیا، تمہارے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر میں نہ مانوں تو؟ وجیہہ نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس اکیلے میں میرے پاس آپشن ہے، اس کے لیے بھی میرے پاس آپشن ہے۔ وجدان نے کوٹ کی جیب میں سے پسٹل نکال کر کہا، تم مجھے مار دو گے؟ چلو مار دو مجھے۔ وجیہہ نے اس کا گن والا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر کہا، او جان، تم بھی نا، میں بھلا تمہیں کیسے مار سکتا ہوں؟ یہ تو تمہاری ماں اور بہن کے لیے ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی ان کی وجہ سے نہیں کر رہی تو میں انہیں ہی راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ وجدان یہ بات اتنی آسانی سے کہہ گیا جسے انسان کو نہیں بلکہ چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹانا ہو۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وجیہہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، نکاح کر لوں ورنہ میں تو چلا۔ اس نے وجدان کیا تھا؟ اس نے غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے، میں غلطی پڑی، غلط لکھا ہوا ہے۔ وجدان نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ وجیہہ نے کہا، رکو۔ وجیہہ نے اسے آواز دی، مجھے تمہاری آفر منظور ہے۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، دیٹس مائی گرل۔ وجدان نے فاتحانہ انداز میں کہا اور وہ نکل گیا۔ وہ ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح زمین پر بیٹھتی گئی۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی، حال اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اگلا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ ٹرگر دباتی وجدان نے اسے پستول چھین لیا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ تم چٹاک! وجدان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को नुकसान पहुंचाने की। वजदान इसे झंझोड़ते हुए बोला, प्लीज़ वजदान मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। वजीहा ने रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो सीने पर हाथ बांधे इसे देखता रहा, फिर एकदम मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। वजीहा ने रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो सीने पर हाथ बांधे इसे देखता रहा, फिर एकदम उठकर बाहर चला गया और वो वहीं सोफे के करीब बैठ गई। वो नीचे अली के सामने बैठा था जब अचानक इसे खाने का ख्याल आया और वजीहा की तरफ उठ कर चला आया। मुलाजमा को बिरयानी बनाने का कहकर वो सीधा रूम में आया, लेकिन वो ठटक गया क्योंकि कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था। वजदान के जाने के बाद इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा बाहर से लॉक नहीं था। इसे देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और इसी मौके को गनीमत जानकर वो बाहर निकल गई जहाँ इसे कोई नज़र ना आया। वो अब डर तो नहीं रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक खौफ ये था कि वो एक मर्द है और वो एक औरत है, कहीं इसके हाथों पकड़ी गई तो। इससे आगे सोचा ना गया। डरती सहमी सी सीढ़ियां पार करके वो अब नीचे हॉल तक आ चुकी थी। जब अली वजदान के दोस्त ने इसे पीछे से पकड़ लिया और वजदान को बुलाने लगा। वजीहा घबराई सी मुड़ी तो देखा कि वजदान भी सीढ़ियों से उतर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? वजदान इसे झंझोड़ते हुए बोला, चल मेरे साथ। वजदान इसे घसीटता हुआ कमरे तक लाया वो और पटक दिया, कहा है ना कि प्यार करता हूँ तुमसे, तो क्यों मुझे मजबूर कर रही हो? वो आराम से बोला, घटिया किस्म के बेशरम इंसान हो तुम। मोहब्बत तो दूर की बात है, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। पिस्तौल की ताकत से एक लड़की को टॉर्चर करके खुद को मोहब्बत का दावेदार कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो गुर्राई, घटिया किस्म के इंसान हो तुम। मोहब्बत तो क्या मैं तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा ना करूँ? तुम जैसे लड़के बस औरतों को खेल तमाशे का सामान समझते जिसे पसंद किया उठा लिया, दिल बहला लिया और फेंक आए। वो और लड़कियां, चटाख बंद करो अपनी बकवास। अगर तुमने अब भागने की कोशिश की तो मैं मार डालूंगा तुम्हें, समझी? वो उसके करीब आकर बोला। वजीहा ने इसे धक्का दिया और वहां से भाग गई, मगर इसके कदमों की रफ्तार से ज्यादा इसके कदम तेज थे। वजदान लंबे लंबे ढाक भरते हुए इसके पास गया और इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती से अपने साथ घसीटते हुए लाया। वो जमीन पर रिंगने क्या लिखा है, पता नहीं, कुछ गलत लिखा हुआ है, रिंगने लगी थी जो भी है, मगर इसने इसकी इसमें भी इसकी एक ना चली थी। फिर इसे चेयर पर ज़बरदस्ती बिठाया और इसके हाथ पैर बांध दिए। वो इसे कुर्सी से बांध चुका था। प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम मुझसे इतना तो बदला ले रहे हो, अब मुझे यूं इस तरह बांध कर क्या फ़ायदा होगा तुम्हारा? वजीहा मिन्नत भरे लहजे में बोली, फ़ायदा होगा ना, तुम शायद मेरा प्रपोजल कबूल कर लोगी। इतना कहकर वो इसके सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वजीहा इसे मुसलसल घूर रही थी। मैं नहीं मानूंगी, वो जिद्दी बच्चे की तरह बोली। उफ, कितना बोलती हो तुम। वो उठा और रस्सी को बेड से भी बांध दिया। वो इसके मुंह पर भी टेप लगा दी। अब वो नीचे आया और जो खाना इसने बनवाया था इसके लिए लेकर ऊपर आया। वजीहा कुर्सी से बंदी भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जिया बेबी, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। वो कमरे में आते हुए बोला, तुम एक मशरक़ी लड़की हो, शादी के बाद खुद ही मुझे चाहने लग जाओगी। वो अपने लिए कुर्सी खींचते हुए बोला था, लो खाना खा लो, बिरयानी है, मुझे बहुत पसंद है, बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। और अभी मैं रिकॉर्ड करी तो मेरी मामा ने कहा खाना खा लो, और इत्तेफाक से अभी हमारे घर में बिरयानी बनी हुई है। बस मैं जल्दी थोड़ा सा रहेगा, फटाफट रिकॉर्ड करके जा खाना खाने वाली हूँ। मैं कहा इसको एक बार रिकॉर्ड करके खाऊँ। अब तुम्हें ही मेरी पसंद का ख्याल रखना है ना, इसलिए बता रहा हूँ। वजदान इसका मुंह खोलते हुए बोला, जबकि वो मुंह मोड़ गई। मुझे नहीं खाना, वो गुस्से से बोली। तुम नहीं जानती, इस तरह करके तुम अपने साथ मुझे भी अजियत दे रही हो। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, प्लीज़ खाना खा लो, इसने प्यार भरे लहजे में कहा। वाह, बहुत खूब, जख्म भी खुद देते हो और मरहम भी लगाने आ गए। मत भूलो कि मेरी इस दुख और हालत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। अगर तुम्हें वाकई तकलीफ होती है तो क्यों बनाया है मेरा ये हाल? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? इसने रोते हुए बोला और सवालिया आंखों से इसकी तरफ देखने लगी। पता नहीं, मेरी माँ का नाम लेते ही वो जोर से रोने लग पड़ी। बंद करो अपनी बकवास, वजदान चिल्लाया। खाना खाना है तो खा लो, अब मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, समझी? मौलवी आता ही होगा, इसलिए तैयार रहना निकाह के लिए। वो कहकर निकल गया और वो घुटी घुटी सिसकियाँ लेने लगी। वो रो रही थी जब वो कमरे में आया। वजीहा, रो मत, उठो, मौलवी साहब आ रहे हैं, तुम निकाह के पेपर्स पर साइन कर देना, समझी? वजीहा इसकी बात सुनकर और जोर से रोने लग गई। अब वो इसका हाथ खोल रहा था। साहब, आपके दोस्त आ गए हैं, मुलाजिम ने इसे इत्तला दी। अच्छा, तुम जाओ। वो इसकी तरफ देख रहा था जब वजीहा ने इसकी जेब में गन देखकर निकाल ली और इस पर तानते हुए बोली, दूर हो जाओ मुझसे, मैं गोली मार दूंगी तुम्हें। वो पीछे होते हुए बोली। वो दरवाजे की तरफ पीठ
کر کے کھڑی تھی، اس لیے اسے اندر آتے سائم اور فرا وجدان کے دوست جنہوں نے اسے وجیہہ کی طرف مائل کرایا تھا کو نہ دیکھ سکی اور اس پر گن تانے کھڑی تھی۔ جب سائم نے اسے دھکا دیا تو گن بیٹھ کے نیچے چلی گئی اور وجدان اس کی طرف آیا جو کہ اب اس کے دوستوں کے قبضے میں تھی۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم مجھے مار کر بچ جاؤ گی؟ نہیں وجیہہ بیبی، اگر تم مجھے مار کر میرے کام نہ آ سکی تو میرے یہ دوست تو تمہیں بنا کسی رشتے کے بھوگ لگا لیں گے۔ وہ ان کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ وجیہہ سڑپٹا گئی، کتنا گھٹیا ہے یہ لڑکا۔ ہاں بھابھی، ویسے بھی ہمیں وجہ کی جو جھوٹا کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، اگر آپ نے اسے مار دیا تو ہم ہیں نا۔ کیوں وجی؟ وہ مکاری سے ہنسے تھے، وہ بھی اس کا ڈرامہ سمجھ چکے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بھی وجیہہ کی طرف دیکھ کر ہنسا تھا۔ وہ یہ سب اسے ڈرانے کے لیے کہہ رہے تھے تاکہ وہ دوبارہ اسے مارنے کی کوشش نہ کر سکے۔ اس نے اسے کافی ڈرانے کی کوشش بھی کی تھی، وہ ڈر بھی گئی تھی مگر اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ اسے سمجھا کر چلا گیا تھا اور فون بھی کر کے گیا تھا کہ اگر اب وہ یہاں سے بھاگی تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اس کے جاتے ہی وہ پھر سے رونے بیٹھ گئی۔ کاش وہ اس سے اس دن موبائل نہ لیتی، کاش اس سے فون پر بات ہی نہ کرتی تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اس کی ماں اس کے لیے کتنی پریشان ہوگی، اس کی بہن، اس کی پھپھو، سبھی لوگوں کو جواب دے رہے ہوں گے، ان پر کیسی قیامت گزر رہی ہوگی۔ وہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وجیہہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی جب کھٹاک سے دروازہ کھلا اور ایک نحیف سا آدمی ہاتھ میں رجسٹر لیے وجدان کے ساتھ کمرے میں آیا۔ ساتھ ہی وجدان کے دوست بھی تھے۔ بیٹی نکاح نامے پر دستخط کر دو، تمہارا نکاح وجدان اکرم سے کیا جا رہا ہے۔ نکاح خواہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا اور ایک کاغذ جو کہ نکاح نامہ تھا اس کی طرف بڑھایا۔ وجیہہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پیپر دیکھ رہی تھی۔ وجیہہ سائن کرو، وجدان نے زبردستی سے پیپر تھماتے کہا۔ وجیہہ نے پیپر پکڑ لیا اور کھڑی ہو گئی۔ پیپر اس کے ہاتھ میں ہی تھے۔ وجدان گھبرا گیا تھا۔ وجیہہ نے پیپر پھاڑ دیے اور وجدان کے منہ پر تھوک دیے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وجدان چلایا۔ بدتمیزی؟ تم کہہ رہے ہو بدتمیزی؟ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ کیا ہے وجدان؟ وجدان اس کی حرکت پر آگ بگولا ہو گیا اور غصے سے باہر چلا گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے میں آیا تو وجیہہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ گیا اور وجیہہ کی وحشت میں بھی اضافہ ہو گیا اور وہ ڈرتے ڈرتے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا؟ وہ صرف آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ مجھے جانے دو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پلیز وجدان، تم مجھے چھوڑ دو۔ وجیہہ نے آگے بڑھتے وجدان سے کہا، میں نے تو تمہیں نکاح کا آپشن دیا تھا مگر تمہیں شاید قید ہونا اچھا نہیں لگا جیا، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ تمہاری مرضی کو مان کر تم سے نکاح نہ کروں۔ اور اس کے بالکل قریب آ کر بولا، شکریہ وجدان، تم نے مان لی میری بات۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے مڑی جب اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو، میری بات تو مکمل ہونے دو۔ اس نے اسے پیچھے کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ تم بولو جلدی، اس نے اسے پیچھے ہوتے کہا مگر اس نے دوبارہ سے اسے خود میں بیچ لیا۔ وجدان وہ کچھ بولتی اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہ، بہت بولی ہے تم نے، اب میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ اس نے اس کا منہ دباتے کہا، میں نے سوچا تھا تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا، بچے پیدا کر لوں گا، مگر تم قید ہونا چاہتی ہی نہیں۔ تو میں کون ہوتا ہوں تمہیں قید کرنے والا؟ نہ، میری بات مکمل نہیں ہوئی جان۔ جیا بولنے لگی کہ اس نے چپ کرا دیا۔ ٹھیک ہے، تم آج کل کی لڑکی ہو، آزاد ہو، تو اب میں بھی تمہیں آزاد ہی رکھوں گا، ہمیشہ کے لیے اپنے پاس، اپنی گرل فرینڈ بنا کر، جیسے دوسری لڑکیاں رہتی تھیں میرے پاس ساتھ، میری قربت میں تم بھی رہنا۔ وہ خباثت سے کہتا، کتنا گھٹیا انسان ہے، جسٹ ہیٹ ہم، بہت زیادہ برا ہے یہ۔ وجیہہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ دفعہ ہو جاؤ میرے پاس سے، تم بہت ہی گھٹیا ہو۔ نفرت ہے مجھے اپنے آپ سے کہ میں نے کبھی تمہاری مدد بھی لی تھی۔ لعنت ہو تم جیسے گھٹیا انسان پر، چھوڑو مجھے۔ وہ چلائی، چٹا۔ وجدان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑیا۔ وہ بیٹھ کے کنارے جا گری۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس نے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ درد کی شدت سے کرا اٹھی۔ وجدان، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دو۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو نا، تو پلیز زبردستی مت کرو میرے ساتھ۔ میری ماں سے میرا رشتہ مانگ لو، قسم کھا کر کہتی ہوں انکار نہیں کروں گی، مگر عزت سے رشتہ مانگ لو۔ وجیہہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، مانگ لوں؟ میں مانگتا لگتا ہوں تمہیں؟ میں مانگتا لگتا ہوں تمہیں؟ اس نے اسے جن جوڑا، مجھے اب تم سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، تمہیں نہیں کرنی تو مجھے جانے دو۔ وجیہہ نے منت بھرے لہجے میں کہا، ارے جانے من، تمہیں کس نے کہا کہ شادی کے یا نکاح کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے؟ آج سے، بلکہ ابھی سے تم میری رکھیل ہو، بس یہی رشتہ رہے گا تمہارے اور میرے بیچ میں۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ لٹھے کی مائیں سفید پڑ گئی۔ وہ جو لفظ وہ کبھی فلم میں بھی نہیں سنتی تھی، آج وہ وہی بننے جا رہی تھی۔ وہ پتھر کی ہو گئی تھی، اس کا جسم اور دماغ شل ہو رہے تھے، جبکہ وجدان اس کے قریب ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس اس کے اپنوں کے الفاظ گونج رہے تھے، میری بیٹی میرا مان ہے، مجھے فخر ہے کہ وجیہہ میری بیٹی ہے۔ یہ الفاظ رجا بیگم کے تھے۔ اللہ تمہاری جیسی بہن ہر کسی کو دے۔ اسے
कहीं खाई से रिदा की आवाज़ सुनाई दी। यकीन मानो रिजा, अगर आज असफर जिंदा होता तो जिया मेरी बहू बनती। ये अल्फाज रानिया बेगम के थे। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी भतीजी, इसके कानों में ये अल्फाज बार बार घूम रहे थे। तो मेरी रखेल बनोगी आज से, बल्कि अभी से। इसे वजदान की आवाज़ सुनाई दी जो इसका दुपट्टा हटा रहा था। वो उसे गर्दन पर बोसा दे रहा था। जब इसे आवाज़ आई, मेरी बेटी है मेरा, मेरी बेटी मान है मेरा, मेरी बेटी। इसके माँ ने कितने हक से कहा था ना कि मेरी बेटी मेरा मान है। वो उसकी शर्ट को छूने लगा जब इसने इसे जोरदार धक्का दिया था। पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। वो दूर जा गिरा। इसने नीचे से अपना दुपट्टा उठाया। इसने दुपट्टे सर पर लिया। फरजान अभी उठकर खड़ा हुआ था। तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो तंजिया हंसा। मेरे पास ऑप्शन है। इसने आंखों में आए आंसू साफ किए और बैठ के पास पड़े पिस्टल को देखा। इसने देखा कि वो पिस्टल उठा रही है, इसलिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक वो उठा चुकी थी। आगे मत बढ़ना, समझे? इसने इस पर पिस्टल तान कर कहा। वो वहीं रुक गया। देखो, तुम मुझे मारकर बच नहीं सकती हो। इसने इसे धमकाया। सही कहा तुम्हें, मैं बच नहीं सकती। तुम ना सही, तुम्हारे दोस्त जो बाहर बैठे हैं मेरी इज्जत लूट लेंगे, यही ना? मगर वजदान में एक औरत हूँ, मुझे अपनों का मान रखना है। मुझे मेरी माँ का मान नहीं तोड़ना। मुझे अपनी इज्जत बचानी है, चाहे वो मर कर ही क्यों ना हो। वो और वैसे भी मुझे मेरी गलती की सज़ा जो मुझे मिली है, किसी राह गुजर पर एतबार किया, इसकी मदद ली। मुझे क्या किसी को भी राह गुजर पर इतना एतबार नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात है। इस नावल में ना एक सबक आपके लिए। मुझे तुमसे नफरत है और मुझे मेरी माँ का मान भी रखना है। मुझे अपनी इज्जत बचानी है। मेरे मरे हुए वजूद से तुम अपनी हवस पूरी करते रहना, करने से रहे। वो जो इसकी बातें सुन रहा था, इसके मरने की बात से वो परेशान होकर आगे बढ़ा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वजीहा का मुर्दा वजूद ज़मीन बोस हो चुका था। वजीहा, वो तड़प कर लपका। ओह माय गॉड, कितना अब उस बंदे का भी लानत, ऐसे हीरो पे लानत, मतलब लेकिन कितनी इन्होंने कितनी उस जो लड़की है उसको कितना वो दिखाया हुआ ना, सही, मतलब कितना उसका कैरेक्टर दिखाया हुआ है सही। कहते हैं ना इसे, क्या मैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इसका। वो तड़प कर लपका, इसका सर अपनी गोद में रखा जहां इसने गोली मारी थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ वजीहा। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें डराने के लिए, और तुम्हें अपनी जान ही। वो इसे पुकार रहा था, मगर इसके वजूद में जुम्बिश भी ना हुई थी। वो बेहिसो हरकत पड़ी रही। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, तुम्हें ज़रा भी रहम नहीं है मुझ पर। जब मैं कह रहा हूँ उठो, तो क्यों नहीं उठ रही हो तुम? उठो प्लीज़, बेकार के ड्रामे मत करो। अब वो नहुवत से बोला, समझ नहीं आ रही तुम्हें? मारो तो अक्ल आएगी तुम्हें। प्यार की जुबान तो समझ आती ही नहीं है ना? अगर आती तो ऐसे ना करती तुम। इससे पता नहीं चला कब एक नन्हा सा आंसू इसके खून से लथपथ चेहरे पर जज्ब हो गया। हाथ जोड़ो तुम्हारे, कुछ तो बोलो। वो इसके आगे हाथ जोड़ रहा था। इससे आगे कुछ कहा नहीं जा रहा था। कुछ अटक गया था इसके हलक में। क्या हुआ था? इससे सोचने का वक्त भी नहीं था। कम से कम उठ नहीं सकती तो कुछ बोल तो दो। वो इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, मानता हूँ मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, मगर अब इसकी आवाज़ भीग गई थी। माफ़ कर दो वजीहा मुझे। वजदान ज़ारो कतार रो रहा था। गोली की आवाज़ से इसका दोस्त भी आ गया था, जो वजदान को संभालने लग गया। 1 साल बाद, वजी खाना खा लो प्लीज़। इकरा बेगम ने इसे ज़बरदस्ती बिरयानी खिलाने कहा था, जबकि वो मुंह खोल ही नहीं रहा था। आखिर वो भी तंग आकर वहाँ से चली गई। बेशक वो माँ थी, मगर अपनी नाफरमान औलाद को इस हाल में देखकर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वजह की मौत ने इसे तोड़ कर रख दिया था। 1 साल पहले जब वो इसे कब्र में उतरता देख रहा था, तब इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था और वो ज़मीन बोस हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि शदीद परेशानी की वजह से इससे पॉलिश हो गया है। सही हुआ इसके साथ। और आज 1 साल में वजदान अकरम टूट चुका था। टूटता भी कैसे ना, इतने दिल जो तोड़ चुका था। आज इसकी जो हालत थी, इससे बेहतर कुत्ते की होती है। अकरम साहब तो इसे इस हालत में देखकर ऐसे गिरे थे कि उठ ही ना सके। इनकी मौत को भी 11 माह हो चुके थे। तब से इकरा बेगम को इसकी कोई परवाह ना थी। वो माँ जो इसके सदके वारी जाती थी, आज बमुश्किल से 2 वक्त का खाना खिलाने आती, या कभी कभार वो भी नौकरों के जिम्मे ही लगा देती। वजदान तवज्जो न मिलने के बाद चुप हो गया था। वो चैन से सोया नहीं था। तब से वजीहा का चेहरा ही इसे हमेशा नज़र आता था। इसकी इतनी बुरी हालत थी, मगर फिर भी ना मरा, क्योंकि इसने मोहब्बत हमेशा जिस्म से ही की थी। अगर इसे रूह से मोहब्बत होती तो वो भी इसके साथ ही मर जाता। अच्छा ये गाना है, रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं।
اس لڑکی نے اپنی عزت اور اپنوں کا مان بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. ہم سوچتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے, اس کی کہاں بخشش, مگر یہ بھی تو سوچیں کہ اس نے اپنی عزت بچا لی تھی. بے داغ خودکشی کی موت مرنا بہتر ہے داغدار ہو کر جینے سے. اور وہ لڑکا جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا تھا, آج ایک عورت کی وہی وجہ سے عبرت کا نشان بن گیا تھا. بے شک راہگزر پر بھروسہ یا سو کولڈ پیار ایک اجنبی انسان کی وجہ سے آپ کی عزت, جان, مال اور مان جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کتنا اچھا اس میں سبق ہے. آئی جسٹ لو اٹ. مجھے بہت اچھا لگا. دیکھتے ہیں یہ کبھی سوچا ہے یہ سو کالڈ نفسیاتی محبت سے انسان کو بہت مہنگا پڑتا ہے. پر سمجھنے کی بات ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. چراغ محفل بن, چراغ راہ گزر نہ بن, ایک زلیخا کا انتخاب کر, ہر ایک کا یوسف نہ بن. ختم شد. بہت ہی اچھا ناول تھا, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہوپس آپ لوگوں نے بھی اس سے بہت سبق لیا ہوگا کہ کبھی بھی مطلب آج کل کے یہ جو, میں بھی آج کل ایسے کہہ رہی ہوں جیسے میں بوڑھی ہو گئی ہوں, بلکہ میں بھی اپنی مطلب بالکل اسٹارٹ 20s میں ہوں. ٹھیک ہے, I'm 22. ویسے ایج کوئی بتاتا نہیں ہے, بٹ پتہ نہیں کیوں میں بتا رہی ہوں. تو کہ یہ مطلب بہت میں نے دیکھے ہیں, مطلب ہم تو اتنے نہیں, بٹ میں نے اپنے بہت جو آج کل کی جو بالکل ہی ٹین ایج میں جو بچے ہیں نا, ان کو میں دیکھا ہے. بس پیار محبت ان لوگ کو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کیا کیا انہوں نے کیا ہوتے ہیں. تو پلیز بی سنسیئر ٹو یور سیلف, بی سنسیئر ود یور پیرنٹس. اور جس کام کے لیے آپ کے پیرنٹس آپ کو بھیجتے ہیں, یونیورسٹی, کالج, اسکول, جہاں بھی, بس وہی کام کریں, پڑھائی ہی کریں. اور ان لو شو اور عشق وشق کے چکروں میں نہ پڑیں. یہ سب فضول ویسٹ آف ٹائم ہے. اور بالکل آپ کے پیرنٹس آپ کے جو فیصلہ کریں گے ہمیشہ وہی فیصلہ صحیح ہوتا ہے. اور جو ہے پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اور ہاں میرے پیپرس ہو رہے ہیں تو اس لیے میں کچھ گیپس دے رہی ہوں, تو پلیز اس کے لیے بھی جو ہے کہیے گا. اور میں ملتی ہوں آپ سے کسی اور ناول میں, تب تک خدا حافظ.